हाँ भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो भाई सुनो, राधे राधे। क्लास लेट है ना आज तो अपनी? सर खान सर ने कितने छोड़ी क्लास? सर ने क्लास 6:10 पे छोड़ी है? मतलब सर ने क्लास लेट से छोड़ी ना? 6 बजे छोड़नी थी। फिर ठीक है, फिर समय से अपने ना। फिर तो लेट नहीं है। मैंने आपको इधर आ जाके अच्छा अच्छा, जल्दी टाइम खराब मत करिए फालतू में बेवकूफ। जल्दी दौड़ के आज हमें क्या पढ़ना है? लो एक कॉपी मुझे दे दो। पुराने वाले देना, वो 120। सी थ्री तो मैंने बता दी थी आपको, है ना? मानसूनी पाव ने बता दी थी। अब मैं आपको बेटा दो तीन चीजें बता देता हूँ ना। उसके बाद में फिर नया टॉपिक शुरू होगा अपना आज। ज्यादा इसमें है नहीं वैसे, थोड़ा ही है इसमें, है ना? अलिनो बता दिया आपको? अलिनो कौन कर मारपीट करने की? क्या बोला है? गधा लगे, इधर बैठ जा। बैठ जा इधर। बैठ जा, थप्पड़ मारूंगा। उधर नहीं बैठना, इधर मुकर। इधर इधर आ जा रे। सही फालतू इधर आ जा। मार खाएगा, जा। उधर नहीं देखना है, इधर। अरे इधर हो ले, इधर कर ले सब। इधर हो जा थोड़ा सा, इधर। हाँ बस। पीछे मत पड़ जाइए। देख हाँ लगी। इधर इधर बैठ जा। इधर इस तरफ आ जा, उधर। इसके सारे बैठ रहे हैं, बोला ना तेरी। इधर बैठ जा, बैठ जा। हाँ, अच्छा ठीक है। क्या हो गया? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है भाई, वाह। अच्छा लग रहा है ना? चला जा। कितना जल्दी कर रहा है गधा, कितना 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 भाग जा, भाग जा गधा। ये सीधा सही फाली देखो एक बार, कितना सही बन रहा है हैं? और शुरू करें क्लास? खुद कोई खा रही है क्या मतलब? अब सुनो भाई, ध्यान दो सारे। लास्ट में हमने क्या डिस्कस किया सबसे लास्ट में? अब मैं एक ही बार बताऊंगा, दोबारा नहीं बताऊंगा। एक बार में समझ पाओ तो समझ जाना, नहीं समझो तो मत समझना, ठीक है ना? एक बार में समझना ही है ना? एक बार में समझना है, बिल्कुल साइलेंट होकर, चुपचाप होकर समझना है। अपनी तरफ से कोई कमी नहीं आएगी, अपनी तरफ से पूरा ओके काम मिलेगा। समझ में नहीं आया तो मान के चलना तुमने नहीं समझा ढंग से, ठीक है ना? मन करके, इसलिए मन करके समझना है। ये है हमारी पृथ्वी, क्या है? पृथ्वी है ना? ऐसे है हमारी पृथ्वी। अब इस पृथ्वी के ऊपर आप अगर देखोगे तो इस पृथ्वी पे एक सिस्टम मिलेगा आपको, क्या? तो मान लो कि पृथ्वी पे एक सिस्टम ये मिलेगा कि जैसे मानकर चलो कि एक रेखा है, इसका नाम है 0 डिग्री। एक रेखा है जिसका नाम है 30 डिग्री। कितना डिग्री है? 30 डिग्री। एक रेखा है, इसका नाम है कितना? 60 डिग्री। ऐसे ऊपर की तरफ कौन सा है? 90 डिग्री। कितना डिग्री है? 90। तो 30, 0, 30, 60 और 90 उत्तर। और ठीक ऐसे ही 30, फिर एक कौन है? 60, और एक कौन है? 90। 30, 60, 90, 30, 60, 90। हो गया सबका? इसमें कोई डाउट? बस तो बस, अरे सुनो, छोड़ो, रहने दो, कुछ मत करो। एक मिनट, नहीं कुछ मत करो, रहने दो बस। बंद कर दो सब। ये आपको रेखाएं सबको क्लियर है? 0, 30, 60, 90। 0 के ऊपर उत्तर है, सब उत्तर आएगा। और नीचे की तरफ कौन सा आएगा? साउथ। साउथ और एक साउथ। ये सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? इसमें डाउट होगा नहीं आपको? अब सुनो, एक पवन होती है व्यापारिक। कौन पवन होती है? जो 30 से 0 की तरफ आती है। किधर आती है? 30 से 0। तो 30 से 0 की तरफ ये आ रही है व्यापारिक, ये आ रही है व्यापारिक, ये आ रही है व्यापारिक। सॉरी, हाँ दाएं तरफ मुड़ती है। दाएं तरफ मुड़ते हुए ना, ऐसे। और दक्षिणी गोलार्ध में किस तरफ आएगी? बाएं तरफ, ऐसे बाएं तरफ। तो ये व्यापारिक कौन होती है? कौन से गोलार्ध की? दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक आई और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक। समझ में आ गई बात? उष्ण कटिबंध आप सबको पता होगा कि 23.5 उत्तर और 23.5 दक्षिण, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच कौन कटिबंध होता है? उष्ण। 23.5 और 23.5 के बीच कौन सा होता है? उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध होता है, उष्ण ट्रॉपिकल जोन। परंतु अगर उष्ण कटिबंध के भी सबसे सेंटर का पार्ट ले, मतलब 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, तो ये मान लो कि यहाँ से आपका 23.5 है, यहाँ से मान लो 23.5, और यहाँ से मान लो 23.5। ये आपका कर्क, कैंसर और कैप्रिकॉर्न है। इसमें भी अगर सबसे सेंटर का पार्ट ले, 5 उत्तर और 5 दक्षिण, इस हिस्से की बात करें, इस हिस्से की बात करें, तो ये जो हिस्सा है ना, ये जो उष्ण कटिबंध के सबसे अंदर है, इसको कहते हैं अंतः उष्ण कटिबंध। बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ सभी बच्चों को अंतः उष्ण कटिबंध समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? अंग्रेजी में कहते हैं इसको इंटर ट्रॉपिकल। क्या कहते हैं? इंटर इंटर ट्रॉपिकल। पृथ्वी का घूर्णन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? विषुवत रेखा पर होता है कि ध्रुवों पर होता है? विषुवत रेखा पर। पृथ्वी का सबसे ज्यादा घूर्णन कहां पर होता है? विषुवत रेखा। तो सर्वाधिक अगर घूर्णन विषुवत रेखा पर होगा तो इसका मतलब अपकेंद्रीय बल का मान भी सबसे ज्यादा कहां पर होगा? विषुवत रेखा पर होगा। सही बात है, विषुवत रेखा पर अपकेंद्रीय बल का मान भी सबसे ज्यादा। और अपकेंद्रीय बल का मान ज्यादा होता है तो अपकेंद्रीय बल का मतलब बाहर की तरफ। तो जो हवाएं चल करके आएंगी विषुवत की तरफ, वो हवाएं सेंटर इक्वेटर पर नहीं पहुंचेंगी, उससे पहले ही ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं। मतलब ये पवने आई और ये पवने ऊपर की तरफ उठी और 30 पे उतरी, और नीचे दक्षिण की तरफ उठी और 30 पे उतर गई। दोनों तरफ से पवन आई, पवन चल गई तो 0 पर नहीं पहुंचती है। 0 पर पहुंचने से पहले ही ऊपर उठती है, और ऊपर उठ करके दोनों पवने, उत्तरी गोलार्ध की व्यापारी और दक्षिण गोलार्ध की व्यापारी, दोनों आपस में मिलते हुए और एक दक्षिण की तरफ उतर जाती है और एक उत्तर की तरफ। बताओ समझ में आ गई? इसका मतलब जो अंतः उष्ण कटिबंध है, यह वह क्षेत्र है जहां दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें आपस में अभिसरित होती है। आई मेरी बात समझ में? डोलरम के पास नहीं ना। देखो, इसको बोलते हैं अंतः उष्ण कटिबंध। बताओ, मिलने को कहते हैं अभिसरण। मिलना मतलब क्षेत्र। तो इसका मतलब आप ये कहोगे सर कि अभिसरण को कहते हैं कन्वर्जेंस जोन। क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंस जोन। कन्वर्जेंस जोन, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस जोन। और इसकी शॉर्ट फॉर्म है ITCZ। क्या है? ITCZ। ITCZ वह क्षेत्र है जहां दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें आपस में आकर के मिलती हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ITCZ में दोनों पवनें आपस में आकर के मिल रहे हैं। अब आप एक बात बताओ, माना एक पवन इधर से आई और एक पवन इधर से आई, दोनों पवनें जब आपस में ऊपर उठेंगी, जब ऐसे आकर ऊपर उठेंगी, तो आप बताओ जब ऊपर उठेंगी तो नीचे प्रेशर लो होगा कि हाई होगा? भाई वायु ऊपर उठ रही है ना,
तो प्रेशर जो लग रहा था क्या होगा, कम होगा, सिंपल बात है, इसमें कोई एनर्जी है नहीं भाई, वायु ऊपर उठेगी तो लो हो जाएगा और नीचे आएगी तो प्रेशर हाई हो जाएगा, तो दोनों गोलार्धों की पवनी जब मिलकर ऊपर उठ रही है तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो, यानी कि यह आईटीसी-जेड कैसी बेल्ट है, लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर बेल्ट है, तो आईटीसी-जेड लो प्रेशर बेल्ट है, निम्न दाब पेटी है, जहां दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें आपस में आकर के, बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, सबको समझ में आ गया, अब देखो, हाँ कोई पूछ रहा है, आगे चले, क्लियर सबको, चलो ठीक है, ये बात होगी। अब ये कंडीशन कब है, जब सूर्य कहां पर चमक रहा था, विश्व पर, ये हम तब बताएं जब सूर्य कहां पर है, विश्व रेखा पर, लेकिन सूर्य बोला भाई यहाँ तो नहीं रुकूंगा मैं कोई साल भर, घूमने का मन करेगा, सूरज घूमने के लिए जाएगा एक बार उत्तर एक बार दक्षिण, तो जब सूर्य उत्तर दक्षिण होगा तो आईटीसी-जेड एक बार, अभिषेक मौर्य चाचा विधायक हैं तो यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ राजनीति करो, वहाँ ज्यादा पैसा है, और हाँ चाचा है तुम नहीं, एक वक्त के बाद कोई किसी का नहीं होता है चाचा विधायक करो क्या हो गया, बकवास, इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, फिर ये कहते हैं पढ़ाता नहीं है, बकवास करता है, पापा मजदूर होगा, समझे, पापा मजदूरी करता होगा, चाचा विधायक कोई दूर रिश्तेदारी में कोई, कहीं कोई मामा की बुआ फूफा का बेटा चाचा पता नहीं कौन होगा, कुछ भी, देखो सूर्य उत्तरायण होगा, आईटीसी-जेड वहां होगी जहां पर सूर्य होगा, सूर्य उत्तर तो आईटीसी-जेड, सूर्य दक्षिण तो आईटीसी-जेड भी दक्षिण, ये हमेशा कभी भी एक जगह पर स्थायी नहीं होती है भाई, ये पंखा बंद कर दो सर्दी मार होगा, तो आईटीसी-जेड हमेशा उत्तर दक्षिण होती रहेगी, सूरज के साथ 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 साथ, ठीक है, चलो अब एक और डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम में हम कुछ और समझते हैं, ठीक है, सुनो भाई, ये आपका अर्थ हो गया, और यहाँ पर आपका कौन है 30, यहाँ पर कौन है 60, और 30 और ये कौन है 60, और हाँ ठीक है 90 भी है ही, 90 भी, मान लो ये क्या है आईटीसी-जेड, इधर से व्यापारिक आती है, इधर से व्यापारिक आती है, और एक भाई साहब आपकी व्यापारिक इधर से आती है, ओके, दोनों व्यापारिक आकर मिलती है, सही बात है, इधर से भी व्यापारिक आकर मिलती है, इधर से भी आती है, लेकिन सूरज भाग गया, तो ये सूरज जैसे 23.5 पे गया तो आईटीसी-जेड भी 23.5 पर जाएगी, तो इसका मतलब ये व्यापारिक पवनें भी यहाँ से गड़बड़ा जाएंगी, तो ये जो व्यापारिक पवनें दक्षिण गोलार्ध की है, जब ये दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विश्व रेखा के पास पहुंची तो देखा कि आईटीसी-जेड तो नहीं है, तो आईटीसी-जेड से मिलने के लिए दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनें इस विश्व रेखा को पार करेंगी और कहां पर एंटर करेंगी, उत्तर की तरफ एंटर करेंगे, लेकिन ध्यान रखना कि उत्तरी गोलार्ध में हमेशा पवनें किस तरफ मुड़ती हैं, दाएं तरफ, और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं, तो ऐसे नहीं जाएंगी, इनकी दिशा हो जाएगी कैसे, इनकी दिशा हो जाएगी ऐसे, ऐसे हो जाएगी, ऐसे दिशा हो जाएगी, ऐसे दिशा हो जाएगी, ऊपर में ये वाली है अपनी जगह पे, ठीक है ना, और हम सभी जानते हैं कि भारत जो है ना, भारत की अवस्थिति है ये 30 डिग्री 30 डिग्री, हम 37 डिग्री तक हैं, कितने तक हैं 37 भाई, 6:45 से और हमारी अवस्थिति कहाँ पर है 37, तो हमारी जो अवस्थिति है वो ये यहाँ पर है, ये ना हमारी अवस्थिति, भारत की तो है यहाँ पर, ऊपर भैया 30 बनाए नीचे 0 है, तो 6:45 से और 37 हो गया, तो ये जो व्यापारिक पवनें, देखो अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, एक थ्योरी बोल रहा हूँ, एक लाइन बोल रहा हूँ, अगर वो बात समझो तो समझ जाना, जब सूर्य उत्तरायण होता है, जब सूर्य उत्तरायण होता है तो आईटीसी-जेड की पेटी उत्तर के विशाल मैदान में स्थापित हो जाती है, दिमाग में आया उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है ना, अब जब ये सूर्य उत्तरायण होगा, आईटीसी-जेड उत्तर के विशाल मैदान में स्थापित होगी, तब दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विश्व रेखा को पार करके और उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते, सही बात है, और जब दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में एंटर करती हैं तो इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाती है, और इन्हीं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हुई पवनों को हम भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में जानते हैं, आई मेरी बात समझ में, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, पक्का समझ में आया, इसे ही कहते हैं भारत में मानसून का आगमन, फिर समझाओ दोबारा, फिर सुनो, आया समझ में, भैया आया, आया, तेरे तो नहीं आया होगा, तेरे ध्यान तो वहाँ होगा सारा, किसने कहा जाने के लिए, मैंने कहा इसको जाने के लिए, बच्चा है ना, अरे तुम नहीं जानते हो, ले चलो भाग जा, वापिस सुनो एक बार दोबारा से, ठीक है ना, वापिस सुनो, वापिस दोबारा सुनो, दोबारा भाई एक तो इसमें गर्म पानी कर दो और दूसरा गिलास दो, दोबारा से इस बात को दोबारा सुनो, आईटीसी-जेड समझ में आ गया ना, आईटीसी-जेड, अच्छा देखो अब सारी रात रामायण पढ़ी और सुबह पूछ रहे सीता किसका बाप था, ये कृष्ण देखो, अब देखो ये आईटीसी-जेड क्या है सर, देखो अपने इतना बैंड बजा के आए हैं पीछे, एकदम बढ़िया तरीके से बताया, अंतर उष्ण कटिबंध है, अभिसरण होता है, व्यापारिक पवनें है, नहीं बताऊं दोबारा, जाओ देखो आईटीसी-जेड कभी भी एक जगह पे स्थायी नहीं होते, आईटीसी-जेड मूव करती है या विस्थापित होती है किसके साथ में, सूर्य के साथ, जब विश्व रेखा पर थी तो कंडीशन अलग थी, अब आईटीसी-जेड कहां पर स्थापित हो गई, उत्तर के मैदान में, तो दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनें आईटीसी-जेड पर जाएंगी, क्योंकि आईटीसी-जेड ही वह क्षेत्र है जहां दोनों पवनें आपस में आकर के मिलती हैं, सही बात है, तो जब ये दक्षिण गोलार्ध से ये व्यापारिक पवनें विश्व को पार करेंगी तो इनकी दिशा दाएं तरफ हो जाएगी, और दाएं तरफ जब होगी तो इसको कहते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून, क्योंकि इसकी दिशा ऐसे है ना, ऐसे, तो इसको कहते हैं साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में इसको हम जानते हैं, ये बात बताई किसने, फ्लोन, किसने बताई, फ्लोन, इसे कहते हैं फ्लोन का गतिक सिद्धांत, कौन सा कहते हैं, फ्लोन का गतिक सिद्धांत, फ्लोन का गतिक सिद्धांत, मानसून उत्पत्ति के 3 सिद्धांत आते हैं, एक सिद्धांत का हम नाम सुनते हैं बहुत फेमस है, और इसका नाम है तापीय सिद्धांत, कौन सिद्धांत है, तापीय सिद्धांत, भाई सब देखो तापीय सिद्धांत, थर्मल थ्योरी जो है ना, ये तापीय सिद्धांत एडमंड हेली ने दिया, किसने दिया, एडमंड हेली ने दिया सिद्धांत, दूसरा एक सिद्धांत है जिसको बोलते हैं कौन सा, गतिक सिद्धांत, कौन सिद्धांत है, गतिक सिद्धांत है, और ये सिद्धांत देते हैं कौन, फ्लोन, कौन देते सिद्धांत, फ्लोन, ये सिद्धांत है फ्लोन ने, और एक सिद्धांत आपका आता है कौन सा, इसको बोलते हैं पूर्वी जेट स्ट्रीम सिद्धांत, कल बताया था ना, पूर्वी जेट स्ट्रीम सिद्धांत, और ये दिया किसने, पी कोटेश्वरम, किसने दिया, पी कोटेश्वरम, ये 2 सिद्धांत आपको मैं समझा चुका हूँ, एक तापीय सिद्धांत इसको नहीं समझाऊंगा क्योंकि आपको आता है, देखो ये भारत है, वो बोले हेली बोले 1556 लगभग कोई ऐसा साल 1600 कुछ 46 था या 1650 था, मतलब 300-400 साल पहले सिद्धांत दिया, तो उन्होंने कहा कि जब सूरज कर्क पर होता है तो स्थल गर्म हो जाता है, स्थल जब गर्म होता है तो यहाँ पर कैसा वायदा होगा, निम्न पवनें चलती हैं सागर से स्थल की ओर, फिर जब सूर्य नीचे आता है तो जल गर्म हो जाता है और स्थल क्या हो जाता है ठंडा, और पवनें चलती हैं स्थल से और सागर की तरफ, मतलब स्थल और सागर के तापीय अंतर की वजह से मानसूनी पवनों की उत्पत्ति होती है, ये बताया किसने, एडमंड हेली ने बताया, और जब इन्होंने सिद्धांत समझाया लोगों को
कि कैसे मानसून आता है, तो सबने कहा भाई वाह गजब का सिद्धांत आ गया, तगड़ी थ्योरी आ गई, इसको दुनिया की सबसे बेस्ट थ्योरी माना गया। ये माना गया कि यार इससे तो बेटर कोई थ्योरी है ही नहीं, ये एक्चुअल में साइंटिफिक रीजन है मानसून का। ठीक है ना, इनकी बात को इतनी तवज्जो मिली, बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, मानसून बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब इतना जटिल है मानसून की, मानसून को इतना आसान समझना वैसा नहीं है, मानसून बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट है। तो इसमें बताया कि मानसून को केवल एक दो कारक प्रभावित थोड़ी करते हैं, तापमान, इसमें तो बड़े फैक्टर हैं, हिंद महासागरीय द्विध्रुव है, अल नीना है, ला नीना है, मीडियन जूलियन है, कई चीजें इसमें। तो फिर बहुत सारी चीजें पता चली, धीरे 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 पता चला कि अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो है, ऊपरी वायुमंडलीय पवनें जेट स्ट्रीम है, ये भी प्रभावित करती हैं। फिर धीरे धीरे जब खोज होने लगी चीजों की, तब पता चला कि ये सिद्धांत सही नहीं, मतलब गलत भी नहीं है, लेकिन ये मानसून की व्याख्या सही ढंग से करता नहीं, आधार था, बेस था, समझे नहीं समझे। तो इसने रास्ता शुरू किया कि वैज्ञानिक व्याख्या करना शुरू किया, पहली बार इसने तापी सिद्धांत, इसको बहुत पुराना सिद्धांत है, लेकिन एक बात समझ के देखो कि अगर कोई व्यक्ति आज से 400 साल पहले अगर समझा रहा है वैज्ञानिक तरीके से, तो बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है ना। तो ये बात है। चलो अलीनो बताया था आपको मैंने, बता दिया, अलीनो हो गया, पक्का हो गया ना, लानीना बता दिया, आदिनो विपरीत होता है, लानीना होता है, चलो ये सब हो गया अपना। अब हमें इसमें अंतिम रूप से क्या डिस्कस करना है, मुझे ये बताओ, अंतिम रूप से क्या डिस्कस करना है, अंतिम रूप से नहीं, मिट्टी तो बता ही देंगे वो तो ठीक है, लेकिन हाँ उत्तरी पूर्वी मानसून बता ही दिया मैंने। हाँ एक बार देखते देखते, दो तीन छोटी छोटी चीजें हैं इसमें ना, अच्छा दो चार छोटी छोटी चीजें हैं। एक आता है आपका ग्रीष्म ऋतु, हाँ जी, हाँ इसमें बताता हूँ मैं, देखो सुनो भाई सुनो, बच्चे ध्यान दो। एक ऋतु होती है, इसको बोलते हैं ग्रीष्म ऋतु। कौन ऋतु होती है? ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु में आपको एक खास चीज मिलेगी देखने को, और ये मिलती है लू। क्या होती है? लू। लू होती है, लू, लू होती है, लू। लू की अगर बात करता है, लू की बात करता है, तो लू को देखो एक बार, लू जो है, लू, ये लू जो है ये स्थानीय गर्म एवं शुष्क पवन है। स्थानीय है, गर्म है और कैसे शुष्क, स्थानीय है, गर्म है और शुष्क पवन है। स्थानीय पवन कौन सी होती है? स्थानीय पवन वे पवन होती हैं जो किसी छोटे क्षेत्र पर चले, थोड़े से समय के लिए चले और फिर क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो ऐसी पवन जो किसी छोटे क्षेत्र में थोड़े से समय के लिए चलती है और फिर समाप्त हो जाती है, ऐसी पवन को हम कहते हैं, कौन सी पवन? ऐसी पवन कहते हैं स्थानीय, लोकल विंड बोलते हैं, लोकल। फिर दूसरी बात इसने कहा शुष्क है, तो इसमें नमी नहीं होती है, बहुत कम नमी होती है। और एक कहा कि ये कैसी, गर्म है, गर्म से समझ जाते हो ना, लू लगती है, लू लगना, गर्मी में चलती है, गर्मा गर्म पवन आती है। तो लू जो है ना, ये चलती है उत्तर के विशाल मैदान में, और उत्तर के विशाल मैदान में चलती है, और इसकी सर्वाधिक तीव्रता जो देखी जाती है वो देखी जाती है दिल्ली और पटना, दिल्ली व पटना के मध्य, दिल्ली और पटना के बीच होती है सर्वाधिक तीव्रता, दिल्ली व पटना के मध्य, दिल्ली और पटना के मध्य इसकी सबसे ज्यादा तीव्रता होती है, सबसे तेज चलती है। तो लू लगती है तो आम पन्ना पिया जाता है ना, प्याज भी खाते हैं कि लू नहीं लगेगी, ठीक है ना। लू लगती है तो बहुत है, कच्चा आम अच्छा लगता है, हमने पूछा ही नहीं तुमसे, क्यों बता रहे हो, तो वही करके खाते हैं ना। लू का कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा बताते हैं, लेकिन अभी समय नहीं है उतना कि वो सब बताएं, लेकिन ये वास्तव में बाबड़ी पूछोगे अरे से कमेंट, लेकिन मुझे गुस्सा क्यों रहती है अभी सुजीत इतने पागल गधे बच्चे आते हैं, मतलब मैं इसलिए कमेंट नहीं पढ़ता हूँ, कुछ नहीं करते हैं ये ऑनलाइन वाले बच्चे, इनका क्या कमेंट पढ़ो। आज मैं कोशिश कर रहा था कमेंट देखता रहूंगा, कुछ कुछ काम कर आएगा तो, है ना। बिहार से ज्यादा राजस्थान में लू चलता है, आपको कभी लगा है? मतलब आप एक चीज बताओ कि, आप एक बात बताओ, सोच के देखो, ये जितनी बात लिख रहे हैं ना, एक लिखा है अंकल है तुम्हारा, सर कल पीडीएफ अपलोड करके हटा दिए सर, गुरुजी संकल्प बैच ज्योग्राफी लेक्चर नंबर 12 का पीडीएफ नहीं अपलोड है, गुड इवनिंग सर जी, पीडीएफ सर पढ़ाइए, सर गणी लू आती है सर, ऑनलाइन वालों की टेस्ट कब से होगी, अब एक इमोजी बना के भेज रहा है हंसने का, सर मैं तो कभी पता नहीं, मैं तो कभी पता नहीं, सर कोई बात नहीं, देख लेते, मैं देख लेता हूँ, कोई काम की बात है नहीं, कमेंट बंद करवा देंगे, पूरा पीडीएफ अपलोड करा दीजिए। अब कब का पीडीएफ मिल चुका है, कब का मिल चुका है समझो। सर एमपी में नहीं चलता लू, सर सब कोई बच्चा ऐसे थोड़ी होता है ना, मतलब इतनी वाहियात बात करते हैं। अपनी हैंडराइटिंग वाले नोट्स टेलीग्राम पर अपलोड करा दीजिए प्लीज, साइंस कब से चलेगा, राका पोसी किसकी सर्वश्रेष्ठ छोटे हैं, पता नहीं रिवर का नोट्स नहीं मिला है ना, एक भी कोई काम की बात नहीं है, पोएम पढ़ जाओ तुम सारे जाकर के ना, राइट बकवास कर रहे, आज के बाद एक कमेंट नहीं पढ़ेंगे। तो ये लोकल विंड है, आईटीसीजेड की तो पेटी है, आईटीसीजेड की पेटी, आईटीसीजेड की पेटी देखो, आईटीसीजेड की पेटी 10 डिग्री चौड़ी होती है लगभग, 5 डिग्री उत्तर मान लो और 5 डिग्री दक्षिण, यही शिफ्ट होती है ऊपर नीचे। तो आईटीसीजेड की पेटी में जो पवनें चलती हैं ऐसे, तो ये पवन ही वास्तव में क्या बनती है, लू बनती है। 5 डिग्री उत्तर दक्षिण के बीच में नहीं क्या है बात, जब आईटीसीजेड शिफ्ट हो जाएगी 20 डिग्री 25 डिग्री अक्षांश पर, तो जब आईटीसीजेड के बीच तो पवन चलती रहेगी हमेशा, आईटीसीजेड की पेटी के बीच में पवन हमेशा चलती रहेगी। तो जब आईटीजेड ऊपर जाके मरुस्थल के अंदर जब मान लो कि इस तरीके से यहाँ पर शिफ्ट हो गया आईटीजेड, अरे बन जा रहे भाई, देखो ये मान लो ठीक है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारी रेखा है कौन सी, ये कौन सी कर्क रेखा, अब आईटीजेड कहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गया आईटीजेड। तो यहाँ से जब इस तरीके से पवन चलेगी आईटीजेड की पेटी के बीच में, तो मरुस्थल जो पवन चल कैसे गर्म गर्म तो आएगी, भाई सुई मरुस्थल गर्म हुआ, और ये गर्म पवन मरुस्थल के ऊपर चलेगी, तो गर्म गर्म पवन चलेगी इस पूर्व की तरफ, और पूर्व की तरफ जब चलेगी तो ये पूर्व की तरफ चलेगी, तो लू कह देंगे। फिर जब आईटीजेड नीचे जाएगी तो लू भी उसके साथ नीचे चली जाएगी, समझे नहीं समझे। तो ये होता है लू आईटीसीजेड की पेटी के बीच चलने वाली कैसी पवन है, तो वो कैसी है, गर्म पवन है, लोकल विंड है। एक और आता है इसमें, और एक ही आता है, इसको बोलते हैं बबूलिया, क्या बोलते हैं, बबुल, इसको बवंडर कहते हैं, क्या कहते हैं, बवंडर, बबूलिया या फिर क्या बोलते हैं इसको, बवंडर, बबूलिया या फिर क्या बोलते हैं, बवंडर। भाई सुनो, बबूलिया या फिर बवंडर जो होता है ना, इसको समझो आप एक बार, बबूलिया बवंडर क्या होता है सुनो। यदि मान लो जैसे कोई खेत है, यहाँ पर ये कोई खेत है, कोई मान लो 50 बीघा का कोई क्षेत्र है, यहाँ पर किसी एक बिंदु पर क्या अपना लो प्रेशर बना, कैसा प्रेशर बना लो, तो इस लो प्रेशर को भरने के लिए आसपास से पवनें आएंगे, और आसपास से जब पवनें आएंगी तो कोलिस बल की वजह से पवनें क्या करेंगी, मुड़ेंगी, सीधे नहीं चलेंगे, और मुड़ते हुए जब पवनें चलेंगी चक्राकार रूप में, तो चक्राकार क्या बनाती है, ऐसे घूमती घूमती एक चक्कर बनाती है, और नीचे धरातल के ऊपर चलेंगे तो उसके साथ में धूल मिट्टी उड़ना शुरू कर देगी। कई बार तो चक्रवात इतने मतलब होते हैं, शक्तिशाली बनते हैं कि कोई व्यक्ति अगर आ जाता है तो उसको उड़ा लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो चक्रवात बनते हैं धूल भरे चक्रवात, इन धूल भरे चक्रवातों को भारत में क्या कहते हैं, बवंडर, डस्ट स्टॉर्म कहा जाता है, डस्ट स्टॉर्म क्या बोलते हैं, डस्ट स्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म बोलते हैं।
और ये जो बाउंड्री है इन्हें राजस्थान के अंदर कहा जाता है, और राजस्थान में कहा जाता है क्या, बबूलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बबूलिया कहा जाता है, बबूलिया। अब क्या बोलते हैं, भूत। अरे वो तो बचपन की बात होती है, वो छोड़ो, अभी नहीं बोलते। पहले अभी भी बोलते हैं, छोटे बच्चों को भूत आ गया ना। अब क्या होता है, कोई बवाल, ये बाउंड्री बना, और बाउंड्री बना 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 बना, और मान लो कि किसी के घर में घुस गया, हाँ ऐसा होता है, तो पूरी छत उड़ा देता है, छत उड़ा ले जाता है। हाँ तो आदमी क्यों नहीं उड़ा, एक बार बबूलिया भी जाके देखना, एक बार पता चलेगा ना, उड़ा ले जाएगा ऐसे ही, है ना, सही में उड़ा लेता है। 3 सेट लगे होते हैं, वो सब उड़ा ले जाता है, बहुत शक्तिशाली होता है बाउंड्री, ठीक है ना। इसलिए आप देखो जब भी कोई 3 सेट डालता है, तो 3 सेट जब डालता है तो उस दीवार में क्या कर देता है, छिद्र कर देता है होल, या फिर ऊपर एक जगह छोड़ देते हैं, ताकि अगर कभी ऐसा बाउंड्री वगैरह कोई हवा से आए तो वो उन छेद से निकल जाए, नहीं तो उड़ा देगा फिर वो। तो ये शक्तिशाली तूफान होते हैं एक प्रकार के। तो ग्रीष्म ऋतु की 2 विशेष घटनाएं तो ये हो गई। अब एक चीज और समझिए, बहुत अच्छा वो है। अब एक चीज और आती है, और वो चीज आती है कि जैसे मान लो कि अभी मार्च था, अप्रैल, मई, जून आ गया, और मई एंड में मतलब मई 25 मई 26 मई 30 मई 2 5 जून 6 जून, इस समय गर्मी होती है अपने पीक पर, बर्फ होती नहीं होती, और गर्मी नहीं होती, भयानक गर्मी होती है। अब भाई साहब गर्मी होती है तो एक समय ऐसा आता है, किसी दिन विशेष की बात है, तो किसी विशेष बड़े बूढ़े होते हैं, उनको बड़ा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि उन्होंने कई सावन देखे ना अपने जीवन के, तो उनको पता है। तो वो कहते हैं, बड़े बूढ़े देखना गाँव में घरों के बाहर बैठे रहते हैं शाम को, तो शाम को डिस्कस करते रहते हैं बड़े बुजुर्ग बैठ करके, और वो कहते हैं कि आज तो बारिश आएगी, कहते हैं ना बारिश का मौसम हो रहा है आज तो, और पता चलता है कुछ समय बाद में बारिश आ जाती है। तो वो बारिश आ ली, थोड़ी देर बरसा, और बरसने के बाद में फिर वो बंद हो गया, हल्की बूंदाबांदी हुई। जैसे बारिश हुई, थोड़ा सा मौसम क्या हो गया, बढ़िया हो गया, तो एकदम से पूरा मोहल्ला सड़क के ऊपर निकल पड़ता है। देखते हो कभी, नोटिस करना इन घटनाओं को कभी, सारा मोहल्ला निकल जाता है, बच्चे खेलने लग जाते हैं, बड़े बुजुर्ग बाहर, फिर सबके चेहरे खिल जाते हैं एकदम से बारिश के बाद। तो ये जो बारिश है ना, ये बारिश मानसून तो नहीं आया अभी, लेकिन मानसून के आने से पहले की जो वर्षा होती है वो कहलाता है प्री मानसून। क्या कहलाता है, या इसको कहते हैं मानसून पूर्व की वर्षा। क्या कहते हैं, मानसून पूर्व की वर्षा, मानसून पूर्व की वर्षा। बेसिकली मानसून पूर्व की वर्षा या प्री मानसून क्या है, सुनिएगा ध्यान से आप एक बार। वो कह रहा है कॉन्सेप्ट है इसका, वो सुनो आप। ये हमारा मान लो स्थल भाग है, खरी हिस्सा ये वाला, और ये पूरा पूरा क्या है, सागर। 21 जून का रेखा पर कौन है, सूर्य। सूर्य तो भयानक गर्म कर देगा पूरा स्थल। स्थल की पूरी गर्म वायु रहेगी। कैसी वायु है, गर्म। अच्छा वायु जब गर्म होगी तो परिसर कैसा होगा, लो यहाँ पर आर्द्र वायु है, नमी है। वायु में अगर नमी है तो इसका बड़ा सीधा सा मतलब है, अगर नम वायु है तो परिसर कैसा है, कुछ है। ये आर्द्र वायु किसकी तरफ जाती है, स्थल की तरफ। स्थल की गर्म वायु और सागर की ठंडी वायु, स्थल की गर्म और सागर की ठंडी, स्थल की गर्म सागर की ठंडी, ऐसे ये पवने आपस में इस प्रकार से मिलती हैं, और ये पवने आपस में मिलकर के ये क्या बनाती है, सबकी सब चक्रवात। क्योंकि 2 पवने जिनका स्वभाव क्या होता है, विपरीत स्वभाव होता है, गर्म वायु और ठंडी वायु। गर्म वायु हल्की होती है, ठंडी वायु भारी होती है। तो ठंडी वायु क्या करती है कि जब गर्म वायु से टकराती है तो ठंडी वायु ये कहती है गर्म वायु से तू ऊपर हो ले चुपचाप, क्योंकि तू हल्की है। वो कहते हैं ना ऊपर तो मैं नहीं जाऊँ, क्रम के धरातल में मैं ही। उसी क्रम में चक्रवात बन जाते हैं, जब ठंडी वायु गर्म वायु को ऊपर धकेल रही होती है, इसी क्रम में चक्रवात बनते हैं, ठीक है ना। और उन चक्रवातों से क्या होती है, बारिश। यानी कि प्री मानसून में होने वाली वर्षा का जो प्रकार है, मैं कौन सा प्रकार है, चक्रवाती। अच्छा भाई, मानसून से जो बारिश होगी वो पर्वतीय वर्षा होगी, मानसून से वर्षा पर्वतीय, और जो प्री मानसून होगा वो कौन सा होगा, चक्रवात। और पश्चिम विक्षोभ भी कौन सा है, चक्रवात। पश्चिम विक्षोभ भी कौन सा है, चक्रवात, चक्रवाती वर्षा, चक्रवाती वर्षा है, ठीक है ना। तो इसको फिर अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कर्नाटक में आम्र वर्षा, कर्नाटक केरल के तटीय भागों में इसको चेरी ब्लॉसम या फूलों की वर्षा, महाराष्ट्र में इसको कपास की वर्षा, इसको बंगाल के क्षेत्र में काल बैसाखी क्या कहते हैं, या नारवेस्टर, काल बैसाखी या नारवेस्टर, काल बैसाखी या नारवेस्टर। बिहार में भी, मतलब आप उड़ीसा बिहार को आप बंगाल मानो भूगोल के संदर्भ में, भूगोल के संदर्भ में बंगाल का क्षेत्र पूरा, बंगाल से ही फिर ये बिहार अलग हुआ, पहले तो बंगाली था। तो कुल मिला के ये आपका बना फिर कौन सा, क्या कहते हैं, इधर काल बैसाखी होगी बिहार में। असम में इसको कहते हैं बारडोली छीड़ा, क्या कहते हैं, बारडोली छीड़ा, बारडोली छीड़ा। और चाय की फसल को फायदा होता है इसलिए इसको बोलते हैं चाय की वर्षा। तो केरल कर्नाटक के तटीय भागों में इसको कहते हैं आम्र वर्षा। कौन वर्षा है, आम्र वर्षा। कौन सी वर्षा, आम्र वर्षा। और महाराष्ट्र में क्या कहा इसको, कपास की वर्षा। क्या कहा, कपास। कॉफी के जो फूल हैं वो खुल जाते हैं, कॉफी को फायदा होता है इसलिए कहा कॉफी की वर्षा या चेरी ब्लॉसम, या इसको फूलों की वर्षा कहा। बंगाल उड़ीसा बिहार में काल बैसाखी या नारवेस्टर का, और इसी वर्षा को असम में चाय की वर्षा या बारडोली छेड़ा का। चाय की वर्षा या बारडोली छेड़। बताओ सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट किसी को। ये प्री मानसून है, मानसून पूर्व की वर्षा कहलाती है। बताओ सबका हो गया, कर लोगे, प्री मानसून है। अब प्री मानसून हो गया, अब आएगा तुम्हारा मानसून। कौन आएगा, मानसून। और मानसून होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इसकी 2 शाखाएं हम डिस्कस कर चुके हैं, एक शाखा होती है बंगाल की खाड़ी, एक होती है अरब सागर। देखो भारत में मानसून का जो प्रवेश है वो हमेशा अंडमान निकोबार को 25 मई से होता है। कितने मई से आता है मानसून, 25 मई, 25 मई से आता है, ठीक है ना। एक सेकंड रुको, ये क्या मतलब है यार, अजीब बच्चे हो तुम, क्या खराब करना, क्या है यार। मेरे बोर्ड हैंग हो रहा है, बोर्ड हैंग हो रहा है, मैं क्या करूँ बताओ, मैं बोर्ड ठीक कर दूँ क्लास में, जी बताओ आप। अरे बोर्ड बंद हो रहा होगा, क्लास नहीं चल रही होगी, तो कहते हैं बोर्ड हैंग हो रहा है, तो मैं क्या करूँ, बोर्ड हैंग हो रहा है, मिस्त्री को बताओ बोर्ड हैंग हो रहा है, बिजली नहीं है तो बिजली नहीं आ रही, मैं क्या करूँ भाई, बिजली नहीं है तो। मैं जानता हूँ कितने इनोसेंट है, मुझे मत बताओ, मेरे भाई हो समझे। सुनो, सही में मुझे पता है ना, बकवास करती है, कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं है, ठीक। अरे भगवान, हैं, अरे तुम्हें नहीं पता है वो बहुत आतंकवादी किस्म की लेडीज है, मैं तो बच के रहता हूँ उसे, आग छोड़ने तो कोई डर नहीं लगता है। अच्छा मेरी गलती होगी बस, उसे माफी मांग लूंगा मैं, कोई बात। पेपर है जनवरी में, पता होगा ना आपको, इस बात को भूला नहीं है। सुनो आगे ध्यान दो, अगला एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। मानसून का प्रवेश होगा कहाँ से, अंडमान निकोबार। क्योंकि भारत की शुरुआत कहाँ से होती है, अच्छा भारत में मानसून किससे आ रहा है, अरे नहीं,
व्यापारिक पवनों से, किन पवनों से? कौन से गोलार्ध की? दक्षिण गोलार्ध की। तो व्यापारिक जब दक्षिण गोलार्ध को पार करके भारत में एंटर करेंगे तो पहले बताओ कौन है? अंडमान निकोबार, क्योंकि भारत का दक्षिणी भाग कौन है? अंडमान निकोबार है। मानसून भी अंडमान निकोबार से प्रवेश करेगा 6 डिग्री 45 मिनट, और मुख्य भूमि की शुरुआत 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर बाद में होती है। तो पहले तो अंडमान निकोबार से 25 मई को मानसून प्रवेश करता है। 25 मई को मानसून प्रवेश करने के बाद में 25 मई को मानसून प्रवेश करने के बाद में फिर ये मुख्य भूमि पर एंटर करता है मालाबार तट। किससे एंटर करता है? मालाबार तट से प्रवेश करता है। और मालाबार तट से मानसून जब एंटर करेगा तो अब आप समझो कि मानसूनी पवने पूरे हिंद महासागर पर चल कर आई है भाई। पूरे हिंद महासागर पर चल के आई ना, तो इनमें नमी की मात्रा फुल होगी, खूब नमी होगी इनके अंदर, और इनमें बहुत नमी होगी इन पवनों के अंदर, और ये पवने सीधी आकर पश्चिमी घाट से टकराएंगी मालाबार तट। और जब मानसूनी पवने टकराएंगे मालाबार तट तो ये पवने एकदम से ऊपर की तरफ उठेंगी, और ऊपर उठकर ऐसे फैलेंगे। तो ऐसे फैलने के साथ में और इनके बीच कड़क उत्पन्न होती है, बिजली उत्पन्न होती है। जब नीचे से उठने वाली पवनों का तीव्र गति से एक्सपेंशन होता है, प्रसार होता है, तो इनके अणुओं के बीच में घर्षण लगता है, जो जल अणुओं के अंदर बिजली कड़कती है। क्या होता है? बिजली कड़कती है, बिजली कड़कती है। एक मिनट बता देता हूँ। एक सेकंड, मैं फोन को करता हूँ, स्विच ऑफ कर दिया। एक मिनट, नहीं सुनो सुनो, आगे देखो एक बार। बात मतलब देखो, बात ये नहीं है, बात ये कि हर व्यक्ति को मेरे से ही काम है, सारे सभी को मेरे से काम। बताओ कोई भी मेरी मम्मी का मेरे पिताजी से लड़ाई हो जाएगी तो मेरे पास फोन आएगा, दोनों तरफ से फोन आएगा, लड़ गए, मैं समझ जाता हूँ, हाँ भाई कांड हो गया, ठीक है ना। तो कुछ भी काम हो मेरे से, सिस्टर को काम होगा मेरे से, बाबा को काम होगा मेरे से, अरे सबको मेरे से काम, किसी से और किसी से काम नहीं होता। बताओ, हाँ सरपंच होगा यार। देखो सुनो भाई, ध्यान दो, जैसे ये व्यापारिक पवनी नीचे से एंटर कर गई यहाँ पर ऐसे, और इनकी दिशा होगी इस तरीके से, और ये यहाँ पर आपका कौन है? पश्चिमी घाट। तो ये एंटर करेंगे मालाबार तट, और यहाँ पर मानसून का क्या हो जाएगा? आगमन। जून माह का पहला सप्ताह, जून माह का पहला सप्ताह। और ये यहाँ पर एंटर होने के बाद में दो भागों में बढ़ गया। ये वाला तो चला, ये तो कहलाया अरब सागर की शाखा, ये चला, ये कहलाया बंगाल की खाड़ी की शाखा। ये बंगाल की खाड़ी की शाखा इधर मैं आपको व्याख्या कर चुका हूँ इसकी, एक चीन की ओर, एक मेघालय के अंदर, और एक इसका हिस्सा हिमालय के सारे सारे पश्चिम की ओर। ये समझा दिया मैंने, समझाने की गुंजाइश है नहीं। तो इस तरीके से मानसून का क्या हो जाता है पूरे भारत में विस्तार। सबसे अंत में मानसून दो जगह पहुंचता है, एक जैसलमेर और एक लेह। जैसलमेर और एक लेह, लेह और जैसलमेर में मानसून सबसे लास्ट में जाता है। सबसे लास्ट में लेह और मानसून यहाँ जाता है, इन दो जगह। और सबसे कम बारिश भी आपके लेह और जैसलमेर, यहीं पर बारिश भी सबसे कम होती है, इन दो जगह पर सबसे कम वर्षा होती है। अब देखो सबसे लास्ट में मानसून जुलाई माह में पहुंचा, जुलाई मतलब डेढ़ महीना बाद मानसून सबसे लास्ट में कहाँ पहुंचता है? जुलाई के आसपास, और कहाँ पहुंचता है? राजस्थान में। कम से कम 25-30 जुलाई को मानसून पहुंचता है, पहुंचा मानसून। अब अगस्त में बारिश होगी, सितंबर में बारिश होगी, ठीक है ना। और फिर सितंबर के बाद मानसून धीरे धीरे वापस लौटना शुरू। कहाँ से वापस लौटता है? जहाँ से सबसे लास्ट में पहुंचा है वहां से मानसून लौटना शुरू। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जून के बाद में सूर्य का क्या होगा? दक्षिण है, जुलाई अगस्त सितंबर, और सूर्य दक्षिण की तरफ स्थापित होगा। तो जो लो प्रेशर सूर्य के नीचे बनता था भाई, सूर्य के नीचे आईटीसीजेड थी, अब आईटीसीजेड नीचे आएगी। और आप सब जानते हैं कि आईटीसीजेड लो प्रेशर का बेल्ट होता है। तो जो लो प्रेशर का केंद्र, लो प्रेशर सेंटर जो ऊपर था, अब वो लो प्रेशर सेंटर नीचे आ गया। तो अब पवने कैसे जाएंगे? वो हाई प्रेशर से अब ऊपर हाई बनने लग गया, नीचे की तरफ क्या हो गया? लो। और उत्तर के विशाल मैदान में जब पवने इस प्रकार से चलती है, तो इस प्रकार से चलती हुई पवनों को हम कहते हैं मानसून का प्रत्यावर्तन, मानसून का रिट्रीटिंग, या मानसून का लौटना। ये मानसून का लौटना है, समझ में बात? तो मानसून लौटता है, और ये मानसून के लौटने की अवधि होती है अक्टूबर और नवंबर। भाई अगस्त तक तो बारिश होती है, 15 सितंबर के बाद लगभग सितंबर में बारिश होती है, और सितंबर माह के अंत में आते हैं मानसून लौटना शुरू कर देता है। और अक्टूबर नवंबर माह में भारत से पूर्णतः मानसून वापस लौट जाता है। और मानसून लौट गया, इसका मतलब पूरे भारत में पवने चल रही है इस दिशा में ऐसे। और जब पूरे भारत में ये पवने चलने लगती हैं, ये वाली पवने, तो इसे हम इस समय पर आपका नवंबर दिसंबर आ गए, आगे नवंबर दिसंबर, दिसंबर जनवरी, इस समय पर जो ये पवने ऐसे चल रही हैं, इसको हम बोलते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून। और मानसून है उत्तरी पूर्वी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है बात? पक्की बात है? सबको आगे समझ में? तो ये मानसून आपका आ गया और मानसून लौट गया। ऐसे सिस्टम बनता है, मानसून का आना, मानसून का प्रत्यावर्तन, और ये तमाम चीजें। मानसून का लौटना तो मैंने कल ही बता दिया था आपको, नहीं ये नहीं बताया था मैंने ये बताया था उत्तरी पूर्वी मानसून। बहुत सारे टीचर गलत पढ़ाते हैं इसको, सही में गलत पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाना चाहिए उनको ऐसे। मानसून प्रत्यावर्तन ये है, और उत्तरी पूर्वी मानसून ये, दोनों अलग अलग है। और जब भी मानसून ऐसे चल रहा होता है ऐसे, तो ऐसे चलते हुए, और ये पानी लेता है बंगाल की खाड़ी से, और कहाँ पर बारिश होती है? कोरोमंडल तट, चेन्नई में बाढ़ आ जाती है। समझे नहीं समझे? तो चेन्नई का तट या फिर आप कहो कि कोरोमंडल तमिलनाडु का तट, ये वर्षा प्राप्त करता है, तो कहोगे उत्तरी पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है, उत्तरी पूर्वी मानसून से। नहीं बताऊंगा, कैसी बात करते हो तुम यार? अभी नहीं बताया बच्चा? आम वर्षा क्या था? मैंने क्या कहा कि मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को प्री मानसून कहते हैं। और प्री मानसून का मतलब है कि मानसून से पहले, और मानसून आता है 15 जून। तो भारत में मानसून की शुरुआत कब से होती है? 15 नहीं होती, नहीं शुरुआत तो 1 जून को हो गई, लेकिन लगभग भारत में फैल जाता है 15 जून को। इसलिए मानसून का जो मानसून से पहले मतलब जून से पहले, मई के अंत में जो बारिश होती है, उस मई के अंत में होने वाली चक्रवाती वर्षा क्या कहते हैं? मानसून पूर्व की वर्षा। उसी मानसून की पूर्व की वर्षा का ही एक स्थानीय नाम क्या है? आम्र वर्षा है। तो आम्र वर्षा एक स्थानीय नाम है, क्योंकि आम की फसल को क्या होता है? फायदा होता है। चेरी ब्लॉसम या फिर उसको फूलों की वर्षा कहते हैं, क्योंकि कॉफी के फूल खिल जाते हैं, कहवा के फूल खिलते हैं। तो चाय की वर्षा असम इसलिए कहते हैं क्योंकि चाय की फसल को फायदा होता है कि नहीं है? कपास की वर्षा कहते हैं क्योंकि गर्मी में कपास लगा होता है, कपास खरीफ की फसल है, और कपास को पानी मिल जाता है जब बारिश होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? कपास की वर्षा। इस प्रकार से नाम है इनके स्थानीय। उत्तरी पूर्वी मानसून मॉइस्चर कहाँ से लेगा? तो खुद सोच के देख कहाँ से लेगा। विंड क्रिएट कैसे होती है? पीछे पता है व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवने कहाँ से कहाँ चलती हैं? 30 से 0, 23 से 0, सही बात है ना? तो ये कितना डिग्री है? माना कि सूर्य यहाँ पर है, तो 30 कहाँ पर है? भारत के उत्तर के विशाल मैदान में 23.5, और ऊपर कितना होगा? 30 होगा। तो ये पवने चलेंगे ऐसे, यही तो है, इन्हीं की दिशा है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, इसको उत्तरी पूर्वी मानसून कह दिया, ठीक है ना। फिर ये जब सूर्य नीचे चला जाएगा तो ये पवने इसको पार करके नीचे आ जाएंगी, और इनकी दिशा बाईं तरफ मुड़ जाएगी, है ना। तो ये है। अब मैं क्या कहूँ, ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तुम लोग ना जब पेपर देके फ्री हो जाओ आराम से, जब तुम्हारे पास समय हो, तो तुम एक बार ज्योग्राफी जरूर एक किसी बैच में पढ़ना, मेरे से पूछ के पढ़ना।
जिसमें बहुत सारे बैच ऐसे ही तुम्हारे चल रहे हैं, ऐसे ही बहुत सारे बैच तो टारगेट ऑन द टाइम बैच में कंप्लीट करवाना, ऐसे बैच हैं बहुत सारे। तो अब इसमें पढ़ने का वो मजा नहीं है। ये तो वही बच्चा फायदा मिलेगा इस क्लास से जो पहले थोड़ा बहुत आइडिया हल्का फुल्का, मतलब नॉर्मली वो थोड़ा थोड़ा जानता है, दिशाओं के बारे में पता है, मानसून के बारे में पता है, थोड़ी थोड़ी चीजें कोई जानता है तो ज्यादा फायदा लेगा, है ना। तो बिल्कुल जो नया बालक है, बिल्कुल पहली बार ही लाइफ में घर से बाहर निकला है, अभी बिल्कुल ये मान लो कि नया नवेला बच्चा बिल्कुल, जो मतलब उसको कुछ पता ही नहीं है, उसको इससे ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, है ना। पुराना बच्चा है उसके दोबारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। चलो ये हो गया सबका, इसमें कोई डाउट है? देखो बारिश हमें 4 प्रकार से मिली, कितने प्रकार से? 4। एक तो हमें बारिश मिली दक्षिण पश्चिम से, साउथ वेस्ट मिली ना बारिश। एक हमें मिली नॉर्थ ईस्ट, ये ग्रीष्मकालीन मानसून है, ये शीतकालीन, दक्षिण पश्चिम ग्रीष्मकालीन, उत्तर पूर्व शीतकालीन। एक हमें मिली प्री मानसून से, और एक हमें मिली पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस। बात समझेंगे समझे? 4 प्रकार से बारिश हमें भारत में प्राप्त हुई। एक तो जब मानसून ऐसे आया, एक मानसून जब ऐसे आया, एक मानसून जो मानसून से पूर्व आया, और एक बारिश शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ से हुई। 4 प्रकार से आर्द्रता आई देश के अंदर अलग अलग हिस्सों से, ठीक है ना। अब कितनी कितनी बारिश हुई इनसे? सबसे ज्यादा तो बारिश इसी से होगी, दक्षिण पश्चिम। वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस जो पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से आते हैं उनसे केवल कितना परसेंट? 3%। प्री मानसून से केवल 10%, प्री मानसून से केवल 10%, प्री मानसून से कितना? 10% करीब, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर बात करेगा तो दक्षिण पश्चिम मानसून से 73, दक्षिण पश्चिम मानसून से 73 कितना बच गया? 14%, 17 कितना बच गया? 14% ना। उत्तर पूर्व मानसून 16%, उत्तर पूर्व मानसून, और वो भी कहां पर होती है? कोरोमंडल। सही बात है ना भाई। उत्तर पूर्व मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून से 14% वर्षा कहां पर होती है? कोरोमंडल। तमिलनाडु में होती है, आंध्र में होती है, कुछ उड़ीसा में थोड़ी बहुत होती है, ठीक है ना। लेकिन मुख्य रूप से किस में होती है? तमिलनाडु, ठीक है ना। और बाकी ये सारा मेन मानसून तो ये है जो लगभग 75% बारिश करता है भारत में, ठीक है ना। तो अगर इनको क्रम में जमाएगा तो आप क्रम में जमाना, दक्षिणी पश्चिम मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, प्री मानसून, और आपका कौन सा आएगा? आपका वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस। इसी क्रम में मैंने लिख दिया है, ऐसे ही आपका मानसून प्राप्त होगा। आगे सब कुछ समझ में? बेटा अगर किसी को डाउट हो तो बता दो। अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट है। भारत में होने वाली औसत वार्षिक वर्षा है 125 सेंटीमीटर। भारत में सबसे कम बारिश होती है लेह, लद्दाख और जैसलमेर। सबसे अधिक बारिश होती है अगस्त, सबसे अधिक गर्मी होती है जून, सबसे अधिक सर्दी होती है जनवरी में, ठीक है ना। सबसे अधिक सर्दी, तो सबसे गर्म माह जून, सबसे ठंडा माह जनवरी। सबसे गर्म स्थान है फलोदी और चूरू, फलोदी और चूरू राजस्थान के गर्म सबसे स्थान। और वो जो इसमें आपने लिखा होगा, नोट्स में लिखा होगा फलोदी ब्रैकेट में जोधपुर, तो जोधपुर काट देना, क्योंकि अभी अभी राजस्थान सरकार ने फलोदी को एक अलग से नया जिला बना दिया है, समझे। तो पहले तो फलोदी जब पढ़ाया था उस समय फलोदी जोधपुर जिले में था, तो हमने जोधपुर लिख दिया था, क्योंकि फलोदी जिला ही अलग बन गया, तो जोधपुर हटा सकते हैं यहाँ से ना। और सबसे ठंडा स्थान पड़ता है द्रास। कौन पड़ता है? द्रास, द्रास पड़ता है द्रास। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मौसिन राम। कौन सा है? मौसिन, मौसिन राम सबसे ज्यादा बारिश होती है मौसिन राम के अंदर, सर्वाधिक वर्षा होती है मौसिन राम। 1187 बीसी जाट और राम कुमार गुर्जर में जो दिया है वो 1187 दिया हुआ है। 1187 सेंटीमीटर बारिश होती है ना। 1187% होती है, सॉरी सेंटीमीटर, ठीक है ना। 1187 होती है। और बताओ, अब अपन आते हैं अगले टॉपिक पर, नेक्स्ट। और इसमें जो नोट्स दिए हैं ना भाई, वनों के जो नोट्स दे रखे हैं वो अपने आप में बिल्कुल ये मान लीजिए कि तगड़े नोट्स हैं ना, वनों के सबसे अच्छे नोट्स हैं, सबसे अच्छे नोट्स वनों के। अब हम आते हैं अगला पॉइंट, और ये आते हैं भारत में वन। भारत में वन आते हैं, भारत में वन, भारत में वन आते हैं। यार ये बड़ा प्रश्न मैंने देखा नहीं है किसी परीक्षा में कि अनार जो है अनार, वो अनार किस में आता है, कौन सी प्रकार के वनों में आता है? भाई पीडीएफ ऊपर नीचे लगा रखिए दादा, पीडीएफ सही लगाइए, देखो ना एक बार। ला मुझे देते ना, क्या खोल रहे हैं? बड़ा दिया, तुम क्या करोगे इसका पढ़ करके? कोई काम का नहीं है। मैं कह रहा हूँ तुम्हें एक शब्द याद रखना, CWG हो गया कोपेन। हाँ अच्छा तुम्हें, सुनो सुनो, क्या तुम मेरी बात मजाक लग रही है? यार तुम मेरी बात मान लो ना एक बार, मैं कह रहा हूँ तुम मेरी बात मान लो। तुम सिर्फ एक ही नाम याद करो, CWG, गंगा का मैदान, हो गया। अब गंगा का मैदान कहाँ से कहाँ है देख लो, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, बंगाल, असम, पूरा हो गया CWG, इतना ही कोपेन, व्लादिमीर कोपेन ने दिया था। अब वनों को आओ तुम, हाँ बताओ। देखो देखते हैं एक बार, देखो कौन सा आता है। देखो भारत में वन, सुनो बच्चे सुनो एक एक करके। भारत में वनों पर जब आप चलोगे तो वनों पर चलते समय आप देखोगे भारत में वनों को वर्षा की मात्रा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों। कितने भागों में? सारे बच्चों को ध्यान से सुनना है, याद करना है ना। एक नंबर पर जो वनों का प्रकार है वो है मेरे भाई उष्ण कटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। सदाबहार एवं कौन सा है? अर्ध सदाबहार। लेकिन जो मैं ये जो मैं वर्गीकरण बता रहा हूँ, ये जो लिख रहा हूँ, ये वर्गीकरण दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। ये जो वर्गीकरण है ये एनसीईआरटी का है, लेकिन अगर आप उसमें जाओगे कि नोट्स में देखोगे तो नोट्स में ज्यादा डिटेल से लिखा हुआ है ना। अपने नोट्स में देखेंगे तो ज्यादा डिटेल से, लेकिन एनसीईआरटी ने वर्गीकरण दे रखा है, उस हिसाब से देख लेते हैं। दूसरा देखो, एक आता है आपका पर्णपाती, कौन सा आता है? अर्धजड़ भी कहते हैं, और इन्हें ही हम क्या कहते हैं? मानसूनी वन कहते हैं। कौन से वन कहते हैं? मानसूनी वन कहते हैं। तीसरा एक और वनों का प्रकार बच्चा, और ये कौन सा है? मरुस्थलीय। कौन सा है? मरुस्थलीय, मरुस्थलीय वन है, ये मरुस्थलीय वन है। चौथा जो वन है ना वो कौन सा वन? पर्वतीय वन है, पर्वतीय वन है। और पांचवा एक और वन है जिसको बोलते हैं मैंग्रोव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंग्रोव। मैंग्रोव कह दो, ग्रान कह दो, अनूप कह दो, दलदली कह दो, ज्वारीय कह दो, है ना, कई नाम से जानते हैं इनको। अब सुनो, इसमें वर्षा होती है, रेनफॉल आपका होगा, और वो रेनफॉल होगा कितना? वो होगा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, 2 सेंटीमीटर से ज्यादा। 200 से ज्यादा बारिश हो तो वो कौन से होते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार। देखो ये जो है ना, इसमें वर्षा का जो होता है वो वर्षा का होता है 70 से और 200 सेंटीमीटर, 70 से। लेकिन इनको फिर से दोबारा दो भागों में बांटते हैं।
पहला हो गया उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्धसदाबहार वन, दूसरे हो गए पर्णपाती पतझड़िया मानसूनी। दो भाग में बांटते हैं। इसमें एक होता है तुम्हारा आर्द्र पर्णपाती और एक होता है शुष्क पर्णपाती। कौन सा होता है? शुष्क पर्णपाती। एक होता है शुष्क पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती और कौन सा है? शुष्क पर्णपाती। आर्द्र पर्णपाती वे हैं जिनमें वर्षा 100 से कितनी है? 200 से। 100 से कितनी वर्षा? 200। और शुष्क वे हैं जिनमें वर्षा कितनी है? 70 से 100। 70 से कितनी है? 100। तो आर्द्र पर्णपाती और एक आपके कौन सा है? शुष्क पर्णपाती। और मरुस्थलीय वन वे होते हैं जिनमें वर्षा 50 या फिर 70 सेंटीमीटर से कम, 50 से 70 से क्या हो? कम। जबकि पर्वतीय वनों के अंदर जैसे जैसे ऊपर की तरफ चलते हैं, ऊपर की तरफ चलने पर वर्षा और तापमान दोनों घटते जाते हैं। भाई पर्वत में जब आप ऊपर चढ़ोगे तो बारिश भी कम होगी और तापमान भी घटेगा। और जो ये आपके मैंग्रोव वन है इनका विकास नदियों के मुहाने पर होता है, तो ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग तापमान मिलेगा। तो निश्चित वर्षा निश्चित तापमान इनमें नहीं है, ठीक है ना। मतलब वर्षा का प्रभाव मैंग्रोव वनों पर उतना ज्यादा नहीं होता है। जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार, अर्ध सदाबहार, पर्णपाती, मरुस्थलीय वन किस पर निर्भर करते हैं? वर्षा पर। तो मैंग्रोव वनों की वर्षा पर निर्भरता बहुत ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि उसमें आर्द्रता या पानी कहां से मिलता है? या तो नदी से मिलता है या सागर से मिलता है। तो ये कुल मिला के 5 प्रकार के वन आप देखते हो। एक वन होता है सदाबहार, अर्ध सदाबहार, और इसमें एक और नाम आता है शुष्क सदाबहार। इसको पढ़ेंगे। अनार जो है वो उसी में पाए जाते हैं। कौन है ये? बता तो, ऊपर हाथ तो करो। धूप में बाप चूल्हे पर माँ जलती है, तब जाके कहीं औलाद पलती है। सही बात। आगे लेकिन बढ़िया नहीं है। नहीं बढ़िया तो है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा फनी हो जाएगा क्लास में, है ना। ठीक है, चलो अभी थोड़ा बंद है सब चीजें। देखो। यार हद है मतलब। ये कुछ अलग ही है थोड़ा सा। दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखा है, बस तेरी याद को जेवर बना के रखा है। जिसको तुम लड़की समझते हो वो जादूगरनी है, न जाने कितनों को कबूतर बना के रखा है। कौन है ये? यार मैंने तुम्हें मना किया था कि भाई देखो अभी शेरो शायरी का समय नहीं है, लेकिन तुम लोग यार, कोई तो राज है सर जो अपने अंदर लिए बैठे हैं। कोई तो राज है जो कोई तो राज है सर जो अपने अंदर लिए बैठे हैं। हमको एक बूंद नहीं मिलती, आप पूरा समुद्र लिए बैठे हैं। गजब यार। अरे सुन, देखो 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 एक बात बताऊं मैं आपको, शायरी से ज्यादा उसका बोलने का अंदाज महत्वपूर्ण होता है। सही बात है कि नहीं? है ना। तो मैं बोल पाता हूँ, अच्छी बात, अच्छी बात है, कोई बात। एक प्रोफेशन अपना भैया है, ठीक है ना, ये भी कर सकते हैं कम से कम। देखो आगे देखो एक बार, सदाबहार तुम लोग सुनो भाई, सुनो तुम लोग ध्यान दो एक बार। हम सबसे पहले देखते हैं कौन से वन सदाबहार। यार तुम ये बात क्यों बोल रहे हो कि तुम्हारा पेपर है? हाँ? ये बात दिमाग में रखो, पेपर है पेपर, नहीं तो ना आंख लीली हो जाएंगी पेपर में जाओगे जब। सुन लो इधर चुपचाप, सुनो भाई सुनो। थोड़ा सा नोट्स निकालो, एक बार देखो, थोड़ा सा नोट्स निकालो। चलो बेटा नोट्स प्लीज प्लीज, नोट्स निकालो बेटा, नोट्स निकालो। देखो देखो इसमें, इसमें लिखा हुआ है, नोट्स निकालो। भारत के वन प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उस पौधा समुदाय से है जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के विकसित होता है। बेटा नोट्स सबके सब नोट्स निकालो। पेज नंबर 119 से शायद ये, हाँ 119। हाँ बेटा पुराने वाले में कोई दूसरा नंबर होगा, कितना नंबर बेटा दिखाई? पर ये सब बाद में करेंगे, अभी नहीं। अच्छा नंबर नहीं है। देखो प्राकृतिक, तुम्हारे पास नोट्स नहीं है? क्यों नहीं है नोट्स? नोट्स लेकर आए करो अपने, है ना नोट्स। ये क्या है फिर हाथ में? तो ये रहे। अच्छा इसमें वन नहीं है, ओके। तो तुम्हारे पास एक पेज मैंने आपको दिया था, स्लाइड एक पीडीएफ दी थी 169 पेज की, इसमें है भाई सारा। सुनो कोई बात नहीं, अभी सुन लो आप एक बार। हाँ ठीक है ठीक है। देखो प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उस पौधा समुदाय से है जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के विकसित होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। देखो वन जो होते हैं, वन वन वे पौधा समुदाय होते हैं जहां पर किसी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं है, जो खुद विकसित हो। आप पॉलिटी में पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़ाए तो एक बार फिर से सुन लो। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में जंगल या वन को सूचीबद्ध किया गया है। तो कौन सी है? 7वीं। 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से वनों को राज्य सूची से किसमें शामिल किया गया? समवर्तित। तो वन बताओ किस सूची में आता है? कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। बेटा सुनो, देखो उष्णकटिबंधीय वनों को एनसीईआरटी जैसे 2 प्रकार से बांट के लिखता है, सदाबहार, अर्धसदाबहार, लेकिन हम इन वनों को 3 प्रकार से बांट लेते हैं। और सदाबहार वनों को जो हम 3 प्रकार से बांटते हैं, तो सदाबहार वनों में एक प्रकार होता है जिसको बोलते हैं, एक होता है आपका आर्द्र सदाबहार। कौन से होते हैं? आर्द्र सदाबहार। एक होते हैं अर्ध सदाबहार, है ना, अर्ध सदाबहार। और एक आपके बच्चा होते हैं, और इनको बोलते हैं कौन सा? शुष्क सदाबहार। इन तीनों को एक बार हम एक एक करके समझते हैं। देखो एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें आपके एक तो आएगा सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार, लेकिन इसको हमने 3 प्रकार से बांटा। एक प्रकार आर्द्र सदाबहार, एक प्रकार जिसमें आर्द्र के अलावा अर्ध सदाबहार, और एक आया कौन सा? जिसमें आता है कौन सा? शुष्क, ठीक है ना। देखो समझो, आर्द्र सदाबहार वनों की जब आप बात करोगे आर्द्र की, तो इनमें वर्षा की मात्रा होती है कितने सेंटीमीटर? 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, 2 सेंटीमीटर से ज्यादा। 200 से अधिक वर्षा वाले कौन से होते हैं? आर्द्र सदाबहार, आर्द्र सदाबहार होते हैं। 200 से ज्यादा वर्षा होती है। देखो ये जो वन होते हैं ना, ये एपीफाइटिक प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? एपीफाइटिक, एपीफाइटिक होते हैं। कौन से वन होते हैं? एपीफाइटिक। देखो आप समझते हो एक शब्द कैनोपी, कैनोपी समझते? कैनोपी, या इसको बोलते हैं वितान। क्या बोलते हैं? वितान। देखो ट्री कैनोपी, वृक्ष वितान। वितान का मतलब होता है पेड़ के नीचे खड़े हुए, तो जो अपने को चारों तरफ छतरी दिखाई देती है भाई, एक तो बीच में वो मेन पेड़ वृक्ष है, वो है एक मेन तना है, मुख्य पेड़ है, और उसके ऊपर जो एक पूरी छत सी बनी होती है, छत सी नहीं बनी होती है ऐसी, तो वो जो होता है ऊपर की पूरी छत, उसको बोलते हैं कैनोपी। एपीफाइटिक वे वनस्पतियां होती हैं, या एपीफाइटिक वन वे वन होते हैं जिनकी कैनोपी सबकी आपस में मिली हो। बात समझो, कहीं पर गए आपने देखा बारिश हो रही है 200 सेंटीमीटर से 250, 300, 400, 450, 500 सेंटीमीटर बारिश हो रही है। जैसे पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल 250 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, 400 सेंटीमीटर बारिश होती है। आप गए मेघालय 500, 700 सेंटीमीटर बारिश होती है। और आप जब मासिन राम जाओगे तो 1187 सेंटीमीटर बारिश हो रही है। तो यहाँ पर सघन वन मिलेंगे, गहरे वन।
और जितने वन होंगे उनके वृक्षों की ऊंचाई 60 मीटर से अधिक होगी। 60 मीटर मतलब 200 फुट ऊंचे। कितने ऊंचा? 200 फीट। 200 फीट के पेड़ मिलते हैं, लंबे लंबे पेड़ होते हैं और इनके जो ऊपर के वितान होते हैं सभी वनों के वितान मिले होते हैं, ठीक है ना। सदाबहार वनों के अंदर वितान मिले होते हैं, ऐसे वनों को हम क्या कहते हैं? एपीफाइटिक। इसका मतलब एक तो विशेषता ये होगी कि इनमें बारिश 200 से ज्यादा। ये वन कौन से प्रकार के हैं? एपीफाइटिक। अब एक बात को समझो कि जब सदाबहार वनों में बहुत ज्यादा बारिश होती है तो अत्यधिक वर्षा वाली इन वनों की जो लकड़ियां हैं वो कठोर तने वाली लकड़ी होती है। कैसी होती है? कठोर। इतनी कठोर लकड़ी होती है इनकी कि आप इन वनों का, इन पेड़ों की लकड़ी काट करके आप उसका उपयोग फर्नीचर उद्योग में नहीं कर सकते। इसका मतलब कि ये वाणिज्यिक दृष्टिकोण से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो। भाई लकड़ी ले आओ, कटेगी नहीं। फर्नीचर का काम करने के लिए ऐसी लकड़ी चाहिए जो प्रॉपर तरीके से कट भी जाए और मजबूत भी रहे, है कि नहीं? मान लो कि आपने दरवाजा लगाया, पता चला किसी ने धक्का मारा, दरवाजे से हाथ बाहर निकल गया, ऐसा भी नहीं चाहिए ना। मजबूत भी रहे और उसमें फिनिशिंग भी आए, दोनों काम। आप शीशम की लकड़ी देखना, कभी काफी मजबूत होती है और फिनिशिंग भी उसमें हो जाती है, ठीक है ना। तो इनमें जो लकड़ी मिलती है वो कैसी मिलती है? कठोर लकड़ी होती है और कठोर होने की वजह से इनका वाणिज्यिक महत्व कम है। जबकि सदाबहार वन ये तो धरती के फेफड़े होते हैं, क्योंकि ये सबसे सघन वन है। जब वन बहुत ज्यादा सघन होंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि वन सघन है तो वहाँ पर CO2 का तो एब्जॉर्बेशन ज्यादा होगा, अधिक अवशोषण होगा और ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज करेंगे। इसका मतलब इनका पर्यावरणीय महत्व तो ज्यादा है, जैव विविधता भी ज्यादा पाई जाती है, अतिरिक्त जैव विविधता, उच्च जैव विविधता मिलती है इन वनों में। आप देखोगे कि केरल की जो साइलेंट वैली है उसमें तो इतने सघन वन है कि कोई प्रवेश नहीं कर पाया, पता ही नहीं अंदर क्या है, अंदर क्या है पता ही नहीं है साइलेंट वैली के अंदर, तो ठीक है ना। इतना सघन वन उसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक ही है कि सघन है, पर्यावरणीय महत्व ज्यादा है, आर्थिक महत्व इनका कम है, ठीक है। एक ही इनकी विशेषता है। इनके अंदर जो औसत तापमान है वो औसत तापमान कितना होता है? औसत तापमान कितना? 22 डिग्री सेल्सियस। औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना, 22 डिग्री सेल्सियस। फिर आप देखो आगे वृक्षों की औसत ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर से ज्यादा है, 60 मीटर से ज्यादा है। अब देखो ये तो इनकी कॉमन विशेषता है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हो गई, एपीफाइटिक होते हैं, 22 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है? तापमान होता है। वृक्षों की औसत कितनी होती है? 60 मीटर। लेकिन जो आर्द्र वन होते हैं, आर्द्र, उन आर्द्र वनों के अंदर कुछ अलग प्रकार की वनस्पतियां मिलेंगी और जो आपके शुष्क अर्ध सदाबहार है उनमें कुछ अलग वनस्पतियां मिलेंगी और जो शुष्क सदाबहार है इनकी वनस्पतियां कुछ क्या होंगी? अलग होंगी। आर्द्र में जाओगे तो आर्द्र के अंदर मिलने वाली वनस्पतियों के अंतर्गत आपका एक आता है जिसको बोलते हैं रोजवुड। कौन सा है? रोजवुड है। एक इसमें कौन सा है? महोगनी है। कौन सा है? महोगनी। एक एनी है, एक एबोनी है, एनी है, एबोनी है। एक कटहल है। कौन सा है? कटहल, कटहल है। सुपारी है, जामुन है, जामुन है। और कौन सा है? आम, आम है। होलक, होलक, होलक है ना। तो ये सब आ जाएगा, है ना, होलक, होलक आ जाएगा, ठीक है ना। क्या बच गया? वो तो है होलक। देखो अब सुनो, आप एक बात को समझो, ये ना हमारे दैनिक जीवन के कॉमन क्वेश्चन है। जैसे कटहल की सब्जी खूब खाते हैं, बिहार में बहुत होता है कटहल, और वो भी पूर्वी बिहार में ज्यादा होता होगा, पूर्वी बिहार में ज्यादा होता होगा, क्योंकि ये इधर आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट हमारे बहुत बगल में है, नॉर्थ ईस्ट के बगल में है, तो इसका मतलब एक सदाबहार वनों का क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे नजदीक है, तो यहाँ की वनस्पति इधर भी फैली हुई है, ठीक है ना। फिर आप देखोगे, अच्छा एक बात ध्यान रखना, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो अर्ध सदाबहार की वनस्पतियां हैं वो आपको आर्द्र पर्णपाती में मिल जाती है। मेरी बात समझे नहीं समझे? नहीं समझ में नहीं, क्या कहेगा। सदाबहार वनों में, सदाबहार वनस्पतियों की जो वनस्पतियां हैं, जो पौधे हैं, वे जरूरी नहीं है कि केवल सदाबहार में मिलेंगे, वो उसके आसपास के दूसरे प्रकार की जलवायु में भी पाए जा सकते हैं। मेरी बात समझे नहीं समझे? क्लियर है बात? तो जैसे देखो, डॉक्टर भी आम जनता में जाकर विस्फोट कर सकता है, नहीं क्या? कितने खराब बात है, तुम सोचो एक बार। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, केवल पता है नहीं, एक बात समझो, एक बात समझो, किस तरीके से वो माइंड वॉश किया जाता है। क्योंकि अगर आतंकवाद का कोई एक धर्म होता कि हाँ भाई आतंकवादी ये होते हैं, तो पाकिस्तान की मस्जिद के अंदर कभी विस्फोट नहीं होते। तो इसका मतलब एक बात समझ में आती है कि धर्म और आतंक का कुछ लेना देना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब सिर्फ और सिर्फ एक मात्र ये है कि कुछ लोग होते हैं जो अपने ऐशो आराम के लिए अपना एक, जैसे हर व्यक्ति चाहता है ना कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी हमारे क्षेत्र का विधायक हूँ ताकि पावर मेरे पास हो। ये सब की सब दौड़ है, ये सब सत्ता या फिर ताकत को अपने हाथ में लेने की दौड़ है सारी। तो पाकिस्तान में बैठे हुए जो आतंकवादी संगठन है उनमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो सबसे टॉप पर होंगे, और वे लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे पास पैसा, रुतबा, रोब पूरा हो, और वो किस हिसाब से माइंड वॉश कर देते होंगे। बताओ, जो लड़का डॉक्टर था, आप देखो अफजल गुरु जो था वो भी कुछ था, इंजीनियर था, कुछ था, वो भी इंजीनियर था। आप समझो, एक बात समझो, आप कितने बड़े लेवल पर माइंड वॉश किया जाता होगा, समझे नहीं समझे? इसलिए आप जितने भी लोग हैं, आप जितने भी हैं, वो बाहर की दुनिया से किसी भी अनजान व्यक्ति के संपर्क में आने का प्रयास बिल्कुल ना करें। मेरे पास एक मैसेज आया एक लड़के का कि सर मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ और अगर आपको कुछ ऐसा काम मिले तो आप मुझे बता देना, ठीक है। तो वो लड़का कश्मीर का था। अब मैं ये नहीं कहूँ कि हर कश्मीरी नागरिक किस तरीके का है, तो मैंने भाई मैंने तो फिर उसको ब्लॉक कर दिया। मतलब वैसा नहीं है कि मेरा कोई कश्मीर के प्रति कोई मन में द्वेष है, वैसा नहीं, लेकिन अब बताओ कोई इस तरीके का आदमी निकल गया तो जिस घर में अफजल गुरु रहता था, जिस घर में दिल्ली में मुखर्जी नगर में था, वहाँ पर उस घर के जो लोग थे, उस घर के लोग, उनको इतना टॉर्चर हो गया ना, वो लोग पागल हो गए, पूरा परिवार, घर का एक पागल हो गए वो लोग, इतना पुलिस से टॉर्चर हुए। लेकिन पुलिस भी क्या करे, वो कैसे माने? बताओ कि तुम लोग सही हो, वो गलत है। हमारे घर में आतंकवादी रह रहा है, एक बार भी शक नहीं हुआ तुम्हें, इतनी बड़ी घटना और संसद पर हमला हो जाएगा, समझ पा रही बात को? इसलिए किसी भी बाहरी व्यक्ति के संपर्क में, और देखो वो जो लड़का अभी जिसने विस्फोट किया है उसके परिवार का मैं सुन रहा था, उसका भाई, उसका परिवार कह रहा था कि हमें नहीं पता है, उनको वास्तव में नहीं भी पता होगा, हो सकता है उनको नहीं पता होगा, सही बात है ना, ऐसा हो सकता है नहीं पता क्या कर रहा है यहाँ करके फरीदाबाद में या पता नहीं कहाँ पर। इसलिए किसी भी बाहरी व्यक्ति के संपर्क में जो हमारे रिलेशन में नहीं है उसे दोस्ती करना या ये ध्यान से, मतलब विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि पूरा देखो पूरा जीवन परिवार सब तबाह हो जाता है। लड़कियां जो है, कोई भी किसी प्रकार का माइंड वॉश कोई भी करे, कोई भी हो भले कैसा भी, तो प्लीज ध्यान रखें। एक बात को मतलब मन में जरूर किसी के प्रति भी संदेह रखना है कि ऐसा भी हो सकता है। इसलिए कोई भी ऐसी गलती, आप बाहर रहते हैं, पटना में गाँव से आए हैं, और गाँव में थोड़ा सीधापन होता है, ये सभी में ना, सब में होता है, मेरे अंदर भी पहले बहुत ज्यादा था, है ना। तो मतलब वास्तव में मुझे किसी ने कहा कि ऐसा करना है, तो मैं मानता था कि ये आदमी कैसा होगा, इसका मतलब बाद में पता चला यहाँ बिहार में आके 4 साल में कि ना जो कह रहा है पता नहीं गलत कह रहा होगा। तब मैंने यही सीखा है शक करना किसी के ऊपर भी। पहले मैं किसी कोई डाउट नहीं, उसने मुझे ये कहा, मैं मान लिया, ठीक है भाई। मुझे ऐसा लगता था, सच में मेरा माइंड ऐसा, दिमाग ऐसा था कि मुझे लगता था कोई क्यों झूठ बोलेगा, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ तो बहुत फर्जीवाड़ा है भाई। हाँ, इसलिए किसी भी बाहरी व्यक्ति के संपर्क में, किसी भी बाहरी व्यक्ति के संपर्क में जो अपने रिलेशन का नहीं है, परिवार का नहीं है, गाँव का नहीं है, कोई दोस्ती कमरे पे लेके आना, किसी के साथ घूमने जाना, किसी प्रकार की कोई भी गलती ऐसी बिल्कुल आप ना करें, ध्यान रखें, बता रहा हूँ, ठीक है ना।
अब देखो इसमें आओ, तो इसमें ये सब आते हैं। तो ये देखो ऐसे पूछ रहे थे, कटहल किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? सदाबहार में। सदाबहार की कौन सी कैटेगरी है? चलो इतना डीप नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी किसमें आता है? सदाबहार। अब कुछ वनस्पतियां लिखते हैं अपने अर्ध सदाबहार की। देखो सुनो एक बात को, इसमें आपका एक आता है सफेद देवदार आता है, एक होलक आता है, एक होलक आता है, होलक उसमें भी है, और एक कौन सा आता है? कैल। एक कैल भी आता है। एक बात को मैं आपको समझाता हूँ बढ़िया से, इसको समझो तुम लोग। बेटा ध्यान दो प्लीज एक बार, ऐसे समझो। जैसे मान लो कि ये कोई क्षेत्र है और ये क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, 200 ज्यादा होती है बारिश, और इसके अगल बगल का ये जो क्षेत्र है इसमें बारिश होती है, और ये होती है मान लो 100 सेंटीमीटर से, और कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर, ये बारिश का आपका सिस्टम है। यहाँ 200, इसका मतलब यहाँ पर जो वन मिलेंगे ये कौन से वन होंगे? सदाबहार, सदाबहार होंगे। और ये जो होंगे ना, ये कौन से होंगे? पर्णपाती, पर्णपाती होंगे। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इस डायग्राम को देखकर आप ये भी कह रहे हो कि भाई जब इधर चल रहे हैं, यहाँ से चल रहे हैं यहाँ पर, तो वर्षा की मात्रा क्या हुई है? घट रही है, घट रही है। इसका मतलब इसको अगर दो तरीके से कैटेगराइज करें तो इस भाग में तो कौन से होंगे? आर्द्र, और इस तरफ कौन से होंगे? शुष्क। शुष्क का मतलब मरुस्थलीय शुष्क नहीं, शुष्क पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती। भाई 200, फिर 190, 180, फिर ऐसे हो रही है, कम हो रही बारिश। तो आप देखोगे कि ये एक ऐसा कॉमन क्षेत्र होगा, ये वाला एक ऐसा कॉमन क्षेत्र होगा जिसके अंदर सदाबहार वनस्पतियां भी मिलेंगी, और जिसके अंदर आर्द्र पर्णपाती। आई बात समझ में? मतलब वह क्षेत्र जिसमें सदाबहार या आर्द्र सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती दोनों वनस्पतियां मिले, इन्हीं वनों को हम कहते हैं आर्द्र सदाबहार वन। मतलब आर्द्र सदाबहार वन समझ में आया? आर्द्र सदाबहार वन वे वन है जिनमें आर्द्र पर्णपाती और सदाबहार दोनों वनस्पतियां जहां मिले, उन्हीं वनों को हम कौन से कहते हैं? उन्हीं वनों को कहते हैं आर्द्र सदाबहार वन कहा जाता है। आर्द्र सदाबहार मतलब आद्य सदाबहार है, और बाकी वनस्पतियां कौन सी? आर्द्र पर्णपाती। इसके अंदर ये वनस्पतियां लिखवा दी। एक और है जिनको बोलते हैं शुष्क सदाबहार वन, ठीक है ना? तो देखो शुष्क सदाबहार वन के कौन से होते हैं? तो बच्चे सुनो एक बार, एक वन है आपके कौन से? शुष्क सदाबहार, ये वाले शुष्क सदाबहार, इनकी अगर बात करेगा तो शुष्क सदाबहार जो वन है ना, ये होते हैं सुगंधित। अच्छा एक चीज तो बताओ, आपने बताई नहीं कि सदाबहार वन किनको कहते हैं? सदाबहार वन कौन से होते हैं? जो पूरे साल भर हरे भरे लेकिन लेकिन ध्यान रखना कि ये जो सदाबहार वन होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि इनके पत्ते नहीं गिरते हैं। पत्ते तो गिरते हैं, फूल भी आते हैं, फल भी लगते हैं, लेकिन पत्तियों के गिरने, फलों के आने का जो समय है वो सभी वनस्पतियों का अलग अलग, एक साथ नहीं गिरते, इसलिए पूरे साल ये हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए इनको कहते हैं सदाबहार वन कहते हैं। सदाबहार वनों के अंदर ही कुछ ऐसा भाग भी रहता है जिसमें बारिश कम रहती है। मतलब पूरे क्षेत्र में तो मान लो देखो, पूरे क्षेत्र में यहाँ तो बारिश पूरी 200, मान लो ये सदाबहार वनों का क्षेत्र है, पर इसमें कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ बारिश कुछ 200 से कम रहेगी। सदाबहार के अंदर का ये क्षेत्र होता है। इनके अंदर जिस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, इसमें सुगंधित और जो है सुगंधित फूलों के साथ में कठोर पत्ते, सुगंधित फूलों के साथ कठोर पत्ते, कठोर पत्ते, सुगंधित फूलों के साथ में कठोर पत्ते वाली वनस्पतियां इनके अंदर पाई जाती है। कठोर वनस्पतियों के साथ में, कठोर पत्तियों के साथ में सुगंधित फूल यहाँ पर आते हैं। इसमें एक बड़ा तगड़ा मतलब इसके अंदर जो पत्तियां जो होती है ना, पॉलिश होती है, पॉलिश जैसी होती है ना, हाँ पॉलिशदार होते हैं, वेनिस्ड होता है, वर्निस्ड होता है। आपने कभी अनार की पत्ती देखी है? देखो ऊपर से कितनी चिकनी पत्ती होती है ना, तो और हार्ड भी होती है अनार का भी, देखना। तो अनार है और इसमें जैतून है, अनार और कौन सा है? मतलब आप कहोगे अनार और जैतून, तो ये शुष्क सदाबहार वन है, ठीक है। जैतून ये शुष्क सदाबहार वनों के अंतर्गत शामिल किया जाता है, ठीक है। अब सदाबहार वन कहाँ पर मिलेंगे? तो भाई सब कहाँ पर मिलेंगे सदाबहार? तो ये वन पाए जाते हैं, देखो पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, मिलते हैं पश्चिमी घाट, भाई बारिश अच्छी होती है, पूर्वोत्तर में होते हैं, पूर्वोत्तर में होते हैं। ये वन होते हैं लक्षद्वीप में होते हैं, किसमें होते हैं? लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, इसमें भी ये वन पाए जाते हैं। इन तमाम क्षेत्रों में इन वनों का विकास हुआ है। अगले वन आते हैं जिसको बोलते हैं आप पर्णपाती या पतझड़। देखो नोट्स में देखो, एक बार सब मैंने समझा दिया तुम्हें, एक बार रीड कर लेते हैं नोट्स में कम से कम। ये देखो सारे बच्चे को बोर्ड पर ध्यान दो। देखो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पतझड़ या मानसूनी वन, इसमें देखो इन वनों का विकास वहां होगा जहां वर्षा औसत वार्षिक वर्षा 70 से 200, 70 से 200। वृक्ष शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ऊंचे वृक्षों के साथ जो है विस्तृत शाखाओं का आवरण में पाया जाता है। लंबी लंबी टहनियां हैं और काफी फैले हुए रहते हैं। तो सूखा जब मौसम आएगा तो पत्तियां गिरा देंगे, क्योंकि पत्ती ज्यादा होंगी तो उनको पानी ज्यादा चाहिए, और चूंकि पानी अब कम हो चुका है तो इसलिए नेचर ने उनको ऐसा बनाया है, जैसे प्रकृति ने सब चीजें अपने हिसाब से ऐसे बनाई है कि उनको कोई भारी जरूरत पड़ती नहीं है। तो जैसे मैंगो ऐसे बनाई प्रकृति ने, या मैंगो का विकास ऐसे हुआ कि नीचे दलदल है, पानी में उगाए मैंगो, तो और चूंकि दलदल में है तो वहाँ शोषण क्रिया नहीं कर पाएगा, तो शोषण नहीं कर पाएगा तो फिर वो पौधा नष्ट हो जाएगा। तो जड़ें बाहर निकली होती है मैंगो की, इसलिए सीधे वायुमंडल से ही शोषण क्रिया कर लेता है। जबकि बाकी अपने जो पेड़ हैं उनकी जड़ें मिट्टी में होती है, मिट्टी के अंदर ही ऑक्सीजन से शोषण क्रिया करते हैं, ठीक है ना। तो प्रकृति ने इनका विकास ऐसे किया कि जब बारिश कम होगी तब इनकी पत्तियां गिर जाएंगी, ताकि कम से कम पानी में भी ये अपने आप को बचा के रख सके, मतलब एडजस्ट करके रखते हैं। दो प्रकार के होंगे, एक तो आर्द्र पर्णपाती और एक शुष्क पर्णपाती। आर्द्र पर्णपाती भी होंगे जहां बारिश 100 से 200, शुष्क वे होंगे जो 70 से 100, 70 से 100 शुष्क पर्णपाती, 100 से 200 आर्द्र पर्णपाती। नम पर्णपाती आर्द्र पर्णपाती, 100 से कितना बारिश होती है? 200 सेंटीमीटर। देखो इस नम पर्णपाती आर्द्र पर्णपाती इस प्रकार के वन नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ हिमालय की तलहटी में, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल और उड़ीसा में पाए जाते हैं। देखो आप पश्चिमी घाट पढ़ चुके हैं, मानसून पढ़ चुके हैं, तो आपको पता है कि पश्चिमी घाट में इस तरफ बर्फ सागर है, तो मानसून इस तरफ से आ रहा है, तो पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी भाग है बारिश ज्यादा होगी, तो यहाँ पर तो आपकी बारिश अधिक होगी, तो यहाँ पर तो सदाबहार मिलेंगे। लेकिन जब आप इस तरफ आएंगे तो बारिश क्या हो जाएगी? कम। तो यहाँ पर मिलेंगे आर्द्र पर्णपाती। भाई कम बारिश हो रही है लेकिन उतनी भी कम नहीं हो रही है। कम का मतलब है कि 150 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 180 कम हो रही है, लेकिन फिर भी खूब हो रही है ना। पश्चिमी ढाल के पश्चिमी ढालों पर तो 400 सेंटीमीटर, पश्चिमी ढाल के पूर्वी ढालों पर 150, 160, 170, 120 इतनी बारिश होती है। तो यहाँ तो सदाबहार हो गए और यहाँ पर आर्द्र पर्णपाती उड़ीसा में पाए जाते हैं। पूर्वोत्तर भारत में आप सदाबहार को छोड़ दो, उसके अलावा जो मिलेंगे कौन से मिलेंगे? आर्द्र सदाबहार मिलेंगे, आर्द्र पर्णपाती सॉरी। इनमें सागवान मिलता है, सागौन, शाल, शीशम, हुर्रा, महुआ, महुआ तो आप जानते हैं, आंवला, सैमुल, कुसुम, चंदन, सैमुल, कुसुम और चंदन, ये सब किसमें पाए जाते हैं? आर्द्र पर्णपाती।
आर्द्र पर्णपाती मिलते हैं, ये आर्द्र पर्णपाती। चंदन के वृक्ष मिलते हैं आर्द्र पर्णपाती, चंदन के वृक्ष आर्द्र पर्णपाती, चंदन के वृक्ष आर्द्र पर्णपाती, महुआ के वृक्ष आर्द्र पर्णपाती, महुआ वृक्ष भी आर्द्र पर्णपाती। ध्यान रखना महुआ किसमें है, आर्द्र पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती। महुआ से क्या बनाते हैं, शराब, शराब बनाते हैं। देसी क्या बोलते हैं इसको, सोमरस है। ये कह रही है सोमरस। मदिरा ना, तारी नहीं, तारी तार से बनती है, दारू बोलते हैं। वाह वाह वाह, इस क्या बोलते हैं। अरे रुक जाओ इसने पी, रुक जाओ एक बार, सुन कैसी लगती है बता। अरे पी हुई है, डर जाओ यार, तुम सुन रहे हो, बता रही है, सब बता रही है, रुक जाओ प्लीज प्लीज यार, शांत रहो, सब बता रही है। हाँ बताओ। ओ भगवान, ओह बच के रहना ना इसे, ये कर पड़ी है तो महुआ से क्या बनाते हैं, शराब। महुआ क्या बनाते हैं, शराब, ठीक है ना। इसमें पुलिस वाले के सब लक्षण है इसके अंदर ना। चलो आगे देखो बच्चे, अब आते हैं शुष्क पर्णपाती। किस बनाते हैं, क्या चावल से बनता है। देखो शुष्क पर्णपाती कौन सा है, शुष्क पर्णपाती। अच्छा शुष्क पर्णपाती वर्षा कितनी होगी, 70 से 100, फिर 70 से कम जाएगी तो मरुस्थल, 70 से कम मरुस्थल। देखो ये वाला प्रश्न बहुत अच्छा है, बता देता हूँ बेटा, फिर बाद में पेपर में देखोगे कि बताया था कि नहीं बताया था। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है बच्चा, इसमें लिखा है ये वन देश के विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते। एक बच्चा प्रश्न पूछ रहा है हिमालय पार नदियां क्या है। वे नदियां जो हिमालय को काट करके भारत में प्रवेश करती हैं, सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र, ये सब हिमालय की पार की नदियां, ट्रांस हिमालय। ये वन देश के विस्तृत क्षेत्र को कवर करते हैं। देखो भारत में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले वन है पर्णपाती, भारत में सर्वाधिक मिलने वाले वन है पर्णपाती, लेकिन भारत में सर्वाधिक मिलने वाले पर्णपाती है, लेकिन ध्यान रखना है कि सर्वाधिक पर्णपाती मिलेंगे, लेकिन पर्णपाती में भी कौन से मिलेंगे, शुष्क पर्णपाती। ये ध्यान रखना, आपका बढ़िया क्वेश्चन है वाला। बारिश 70 से 100, शुष्क मौसम की शुरुआत में वृक्ष अपनी पूरी पत्तियां गिरा देते हैं, वन एक विशाल घास के मैदान की तरह दिखाई देते हैं, तो चारों ओर से नग्न पेड़ होते हैं। देखो पूरा का पूरा, देखो शुष्क पर्णपाती में वृक्ष बहुत ज्यादा नहीं होते हैं अच्छी खासी संख्या होती है, लेकिन सब पत्ते आप सारे वृक्ष पत्ते गिरा देंगे, केवल लगेगा जैसे खाली घास का मैदान हो। विस्तार मिलेगा इस प्रकार के वन देश के पूरे उत्तर भारत में मिलते हैं, पूरे नॉर्थ भारत इंडिया के अंदर। नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दो आप, केवल भाई हिमालय को छोड़ोगे क्योंकि उसमें पर्वतीय वन है, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ो क्योंकि वहां पर सदाबहार वन है, तो पूरा उत्तर भारत आपका बिहार, बंगाल, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमाम राजस्थान, गुजरात, सारा जो क्षेत्र आता है, पूरा पंजाब, हरियाणा, तमाम क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं, शुष्क पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती। प्रायद्वीपीय भारत के अंदर भी पाए जाते हैं, है ना, प्रायद्वीप के आंतरिक भागों में, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और कौन सा है, तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, इसमें भी पाए जाते हैं। इसमें मिलने वाली वनस्पतियों में तेंदु, पलास, अमलतास, बेल, खैर, धावा, धावा जिसको बोलते हैं अक्सलवुड। ये प्रश्न कई बार पेपर में आता है कि भाई अक्सलवुड किस प्रकार की वनस्पतियों में मिलने वाला वो है, तो कौन सा है, शुष्क पर्णपाती। और तेंदु का जो पत्ता होता है ना, तेंदु का पत्ता, उससे बनती है बीड़ी। क्या बनती है, बीड़ी। लगभग लगभग सभी बच्चों ने बीड़ी जरूर पी होगी। अरे हो ही नहीं सकता है, मैं मान नहीं सकता हूँ। वो नहीं, वो जानबूझ के बीड़ी नहीं पीता बच्चा, वो उस उम्र में जो छोटे बच्चे होते हैं वो शरारत करता ही है, बीड़ी पूरी नहीं पीता है, आधी तो बाबा छोड़ देते हैं, उसको पीता है, सभी पीते हैं, आप सब देख लेना, है ना। नहीं पिए, बिहार में महिलाएं बीड़ी पीती हैं, पीती हैं, पीती मुझे पता है। अरे मेरी नानी बीड़ी पीती थी, है ना। हमारे क्लास में एक लड़का था, तो उसका बाबा बीड़ी पीता था, तो भाई साहब वो लड़का ना पता है अपने बाबा के पास बैठ के बीड़ी पीता, बाबा को बीड़ी चलाता है, उसको देता, सच में, सही में, मजाक नहीं कर रहा हूँ। और वो हमें ले जाता था, ठीक है चलो बीड़ी पिला के लाता हूँ, बाबा बीड़ी रखी है, हमें बीड़ी पिला देता ले जाकर, सच में, हाँ सही में, सच में। देखो वे बहुत छोटे थे बालक थे, तो तेंदु के पत्ता जो होता है, वो तेंदु के पत्ते से बनती है बीड़ी, बीड़ी बनती है पत्ते से। अगला देखो, ये हो गया। अगला देखो बेटा, कांटेदार या फिर मरुस्थल, कांटेदार या फिर मरुस्थलीय, इसके बारे में सुनो आप, क्या हो गया, टाइम हो गया। सुनो अब तुम कुछ भी कहो भाई, क्लास का टाइम कितना है, डर जाओ यार, 8:30 है ना, फिर चुपचाप करना ही नहीं है, टाइम 8:30 क्लास का। सुनो आगे, आगे ध्यान है इधर। मरुस्थलीय वन वर्षा होती है 70 सेंटीमीटर से कम। आपको पता है, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, आज वन निपटा देंगे, आधी मिट्टी निपटा देंगे, नहीं चलो वन निपटा देंगे, वन ठीक है। सुनो आज वन निपटा देंगे, कल की क्लास में मिट्टी कंप्लीट हो जाएगी, एक मिट्टी में टाइम लगेगा, 1 घंटा लगेगा मिट्टी में, कल मिट्टी कंप्लीट, और कल लगभग परिवहन का भी लगभग करवा दे। परसों की क्लास में जनगणना और खनिज, और एक परले दिन की क्लास में तुम्हारी कृषि करके जैन हो जाएगा तुम्हारा, किसका, इंडियन ज्योग्राफी का, ये हो जाएगा कंप्लीट। हाँ शरारत नहीं बेटा, शरारत नहीं। मरुस्थलीय वन, कौन से वन, मरुस्थल। मरुस्थलीय वनों की विशेषता से प्रश्न आता है, अक्सर ये प्रश्न पूछता है, और एक प्रश्न ये आता है कि जीरो फाइट वनस्पतियां कहां पाई जाती है, तो मरुस्थलों, जीरो फाइट मिलती है मरुस्थल, इनको जीरो फाइट कहते हैं। जीरो फाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर बेटा पत्तियों के स्थान पर किनका विकास होता है, कांटों का विकास होता है। इधर देख ले, पत्तियों के स्थान पर क्या होता है, कांटे। मरुस्थल में विकास हो रहा है, बारिश 50 सेंटीमीटर हो रही है, 50 सेंटीमीटर बोले तो बहुत कम बारिश है। अब एक बात बताओ तुम, जब कम बारिश होगी तो भाई पानी कहां से आएगा पौधों के लिए, तो नेचर ने इनको ऐसा बनाया है कि इनमें कांटे ज्यादा है और पत्तियां कम है। पत्तियां छोटी होती हैं, पत्तियों की ऊपरी जो पृष्ठ होता है वो चिकना पृष्ठ होता है, नीचे का पृष्ठ पत्तियों में खुरदरा पृष्ठ होता है। तो जो चिकना पृष्ठ होता है तो वो नेचर ने इनको इसलिए ऐसा बनाया ताकि सूर्य का प्रकाश आए और वो टकरा करके उसके पानी का अवशोषण कम से कम करे, और वो टकरा करके वो प्रकाश को क्या कर दे, अपवर्तित कर दे, परावर्तन कर दे। परावर्तन होता है ना, हाँ परावर्तन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट कर दे उसको, इसलिए ऊपरी पृष्ठ जो है वो पत्तियों का चिकना पृष्ठ होता है, इनमें पत्तियां कम, कांटे ज्यादा होते हैं। समझे नहीं समझे बात, तो इनकी विशेषता है। अब चूंकि पानी तो है नहीं, पानी नहीं है तो पानी तो चाहिए, और पानी लाने का काम करती है कौन, जड़, कौन होता है, जाइलम, जाइलम है ना, और वो खनिज लवण कौन लाता है, फ्लोएम। फ्लोएम क्या लेके आता है, चलो अच्छा मैंने ऐसे याद किया, जैसे जाइलम जैसे जल, जल लाए वो कौन होता है, जाइलम। अब याद हो गया, बड़ा आसान भी याद करना, तो बच्चे क्या होगा ना कि पानी गहराई में मिलेगा मरुस्थलीय भागों में, और क्योंकि क्यों गहराई में मिलता है, क्योंकि ऊपर की परत का, ऊपर की जो परत है उस परत में वाष्पीकरण क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि बारिश पहली बात तो कम हुई, दूसरी बात कि बारिश हुई क्योंकि यहाँ पर वो वनस्पति ज्यादा नहीं है, खुली सतह जाता है, तो वो सतह बहुत गर्म होती है, नीचे का पानी ऊपर आकर के वाष्पीकृत हो जाता है। तो चूंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है बहुत नीचे गहराई में पानी मिलता है, तो जड़ें बहुत लंबी होती हैं, तो ध्यान रखना पत्तियां छोटी, पत्तियों के स्थान पर कांटों का विकास अधिक, ठीक है। जड़ें कैसी होती है, गहरी, इन्हें कहते हैं जीरो फाइट, क्या कहते हैं, जीरो। ये वन पाए जाते हैं मरुस्थल में, कहाँ मिलते हैं,
मरुस्थल मिलेगा पश्चिमी राजस्थान, कुछ हिस्सा पंजाब, कुछ हिस्सा गुजरात, कुछ हिस्सा हरियाणा। वहां पर इनमें कैक्टस एक मुख्य वनस्पति है। इनके अंदर नागफनी है, कैक्टस है, बेर है, कैर है, बबूल है, खेजड़ी है। इस प्रकार के जो पलाश है, इस प्रकार की जो वनस्पतियां पाई जाती है वो किसमें आती है? ये आपकी आती है कौन सी? कहां पहुंचा दिया? इस प्रकार की वनस्पति किसमें आती है? मरुस्थल, मरुस्थलीय वनस्पति आती है। देखो, बबूल है, कौन है? बबूल। कोकोस है, कौन है? कोकोस। बेर, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी और पलास, पलास है ना। कैक, देखो कांटा सब में होगा ये जरूरी नहीं, पत्तियां सबकी बारीक बारीक होनी जरूरी नहीं, सामान्य विशेषता ऐसी होती है, ठीक है ना। नीम में तो कांटे नहीं होते, होते हैं नीम, तो फिर तो ये शुष्क पर्णपाती में मिलता है। और नीम के पेड़ किसमें पाए जाते हैं? मरुस्थल में पाए जाते हैं। मरुस्थल कौन सा? अर्ध शुष्क मरुस्थल भाग में कुछ मिल जाते हैं देखने को। तो ये नारियल, भाई तो बालू जा दिया मुझे, बता। तो नारियल किसमें होना चाहिए? बड़ा तुमने समस्या खड़ी कर दी। नारियल तो देखो मैं क्या बताऊं, मुझे देखना पड़ेगा, है ना। नारियल होना चाहिए सदाबहार के अंदर, है कि नहीं? नहीं, देखो दक्षिणी तटीय भागों में पाया जाता है। यहाँ पर बारिश तो अच्छी होती है, अधिक वर्षा होने के कारण नारियल की उपस्थिति जो है वो तो सदाबहार के अंतर्गत आएगा, क्योंकि नारियल लंबा भी बहुत होता है, 50 मीटर 40 मीटर लंबा पेड़ होता है, ठीक है। एक बार फिर देख लेंगे इसको ना। सुनो बेटा सुनो, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। पलास, पलास को पलास भी कहते हैं, ढाक भी कहते हैं, ढाक के पलास कहते हैं। इसको जंगल की ज्वाला कहते हैं, क्योंकि इसके पलास के जो फूल है, आप कभी देखना पलास के फूलों को, आप कभी गुजरात से अहमदाबाद से आप बस से ट्रैवल करोगे राजस्थान अरावली की तरफ, बहुत ज्यादा पलास के पेड़ आते हैं, बहुत पलास के पेड़ आते हैं, बहुत सारे पलास खूब पाया जाता है वहाँ पर। तो ये जो है ना ऊपर इनके फूल खिले होते हैं, और वो फूल खिले होते हैं कैसे? ऐसे जो सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है तो लाल लाल आसमान नहीं हो जाता है, कैसा होता है? जिसको गहरा कलर जो होता है, कुछ कुछ वैसे हो जाते हैं, हाँ ऐसे। तो ये बहुत क्या नारियल इसमें आता है ना। हाँ, तो नारियल जो है ना ये आपकी मरुस्थलियों इसके अंतर्गत ही पाया जाता है ना। इसमें भी आता है। कोकोस जो है ना, कोकोस इसके अंतर्गत आता है। कोकोनट, ठीक है, आपने सही समझ रहे हैं। तो कोकोस के अंतर्गत आता है ना। लेकिन देखो इनकी उपस्थिति तटीय भागों में बहुत जाता है ना। और वहाँ वर्षा बहुत अच्छी होती है, 200 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर, है ना। हाँ, मतलब वो होना तो उसी हिसाब से चाहिए। अगर हम वो वाला लॉजिक लगाते हैं कि केरल में सर्वाधिक नारियल होता है, जबकि वहाँ पर तो जलवायु कैसी है, मतलब डेली वर्षा का सिस्टम है, लेकिन फिर भी वहाँ पर मिलता है, ठीक है ना। परंतु मैं देख रहा हूँ जहाँ तक कि कुछ नारियल होता तो है, क्योंकि जब हम जयपुर जाते हैं ना तो खजूर और नारियल के कुछ कुछ पेड़ देखने को मिलते हैं ना। चलो कोई बात नहीं, एक वनस्पति मैं आपको कह रहा हूँ, नीम को हमने पीछे भी पढ़ा है, पीछे चल के भी पढ़ा है हमने, ठीक है ना, कि शुष्क पर्णपाती में नीम के वृक्ष पाए जाते हैं, है कि नहीं। तो एक वनस्पति का विस्तार काफी दूर तक भी पाया जा सकता है। एक तटीय वन है या दलदली वन है, तटीय कह दो, दलदली कह दो, अनूप कह दो, ज्वारीय कह दो, वेलांचली कह दो, गरान कह दो, इनको सुंदरवन। और ये वन कौन से हैं? मैंग्रोव। ये सब नाम इसके हैं ना, ये सब इसके नाम है। देखो इनका विकास वहां पर होता है, नदियों का पानी जो स्वच्छ जल है वो कहां पर मिलता है? महासागरों। तो स्वच्छ जल महासागरों के साथ मिलता है जहां पर, वहां पर इनका विकास हुआ है। ये जो डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो वन है मैंग्रोव, इन मैंग्रोव वनों के अंदर आप देखोगे तो मैंग्रोव वनों के अंदर क्या कहते हैं, जड़ें जो है वो बाहर वायुमंडल में पाई जाती हैं, जल की सतह है कुछ बाहर होती है, सीधे श्वसन क्रिया ये उसे कर लेता है, ठीक है ना। तो ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा मिलते हैं, महानदी गोदावरी कृष्णा के डेल्टा में भी पाए जाते हैं। इनके अलावा गुजरात में भी वनों का विस्तार मिलता है। इनकी जड़ें मुलायम उत्तक से बनी होती हैं ताकि पौधे पानी में सांस ले सके, और जड़ें पानी से बाहर भी निकली होती हैं ताकि सीधे वायुमंडल से भी ये कर सके। पलास पेड़ होते हैं, हाँ ठीक है, इसका वो है झारखंड का राज्य वृक्ष पलास है, ठीक है। वनस्पतियां जो है इनमें खोखले पाइन, देखो सुंदरवन इनका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें एक वृक्ष की प्रजाति सुंदरी वृक्ष वो ज्यादा मिलता है। इनके अंदर मिलता है खोखले पाइन, मैंग्रोव, खजूर, ताड़ और कौन से हैं? बुलेटवुड। और सबसे प्रमुख जो वनस्पति है वो है सुंदरी। तो ये सब वनस्पति इसमें पाई जाती है। भारत में मैंग्रोव वन, भारत में मैंग्रोव कवर 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जो विश्व के कुल मैंग्रोव वनों का कितना परसेंट है? 7%, 7% है। इन वनों का महत्व किसमें है? सुनो एक बार, क्योंकि इन वनों का विकास कहां पर होगा? तटीय भागों में होगा, तटीय भागों में। तो तटीय भागों में दो प्रकार से, तीन प्रकार से महत्व है। एक तो भाई देखो यहाँ पर जैव विविधता मिलती है, एक तो महत्व ये है, जैसे सुंदरवन डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। एक इसमें इंपोर्टेंस इसका ये है कि जब कभी चक्रवात आते हैं तटीय भागों में, तो चक्रवात सीधे आकर टकराते हैं मैंग्रोव वनों से, और टकरा करके उनकी इंटेंसिटी या तीव्रता क्या हो जाती है? कम हो जाती है चक्रवातों की। एक जब कभी भी सुनामी आती है, सुनामी सर भी आते हैं ठीक है ना। तो सुनामी के समय क्या होता है कि ये जब ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं तो वो सीधी लहरें अंदर प्रवेश नहीं कर पाती हैं, इन मैंग्रोव वनों से टकरा करके उनकी तीव्रता भी घट जाती है, ठीक है ना। इन मैंग्रोव क्षेत्रों के अंदर लोग मछली वगैरह पकड़ते हैं, तो इस प्रकार से स्थानीय लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करवाते हैं। तो इसके कई सारे महत्व है ना। मैं तो पूछ सकता है तुम्हारे पेपर में, कोई बड़ी बात नहीं है ना, तो पूछ लेगा। और दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र कौन सा है? सुंदरवन। कौन सा है? सुंदरवन सबसे बड़ा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा मिलता है। हाँ, खारा पानी और नदियों का मीठा जल जहाँ पर मिलता है ना, तो सामान्यतः इनका विकास वहाँ पर होगा। अगला देखो, हाँ ये देखो आप एक बार, सुनो एक बार, देखो जैसे सुंदरवन मैंग्रोव है ना, सुंदरवन है, महानदी के मैंग्रोव है, गोदावरी कृष्णा के मैंग्रोव है, और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है पीचवरम। ये पीचवरम है ना, ये वाला, इसको आप बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रख लेना। पीचवरम मैंग्रोव ये तमिलनाडु में है। पीचवरम कहाँ पर है? तमिलनाडु। पीचवरम कहाँ पर है? तमिलनाडु। ये तमिलनाडु के अंदर पीचवरम। और एक आपका मुथुपेट, कौन सा है? मुथुपेट। एक आपका पड़ता है मुथुपेट, ठीक है ना। मुथुपेट जो पड़ता है, मुथुपेट, मुथुपेट आपका कहाँ पर है? ये मुथुपेट मैंग्रोव भी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। मुथुपेट मैंग्रोव भी कहाँ पर आपका? तमिलनाडु, ठीक है ना। तो ये है, तो ये है आपका भावनगर गुजरात के अंदर भी है, मुंबई में है ना, ज्वारी में है, कोंडापुर मलप्पा एरिया में पड़ते हैं, कर्नाटक में, कोची में भी पड़ते हैं। ये पीचवरम ध्यान रखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारा। पीचवरम, पीचवरम वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है, पीचवरम। अगला देखो आप एक बार, अगले वन है कौन से? पर्वतीय, पर्वतीय वन है। सुनो पर्वतीय वनों को सुनो, यहाँ पर इस डायग्राम को समझो, इस डायग्राम को समझोगे तो पर्वतीय वन अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया, देखो 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 देखो, सुनो बच्चा, सुनो एक बार, ध्यान दो, इस डायग्राम को समझो। पर्वतीय वनों में आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर देखो पर्वतीय वन दो प्रकार के मिलेंगे। एक पर्वतीय वन वे जो कि आपके ये लो, एक पर्वतीय वन वे है जो आपके हिमालय में पाए जाते हैं, एक तो हिमालय पर्वतीय वन, और एक पर्वतीय वन आपको दक्षिण भारत में भी मिलते हैं। भाई पर्वतीय वन केवल ऐसा थोड़ी ना है कि हिमालय में, पर्वतीय वन तो दक्षिण भारत में भी है। और दक्षिण भारत का तो बस एक ही प्रश्न आता है, दक्षिण भारत के वनों के अंदर एक ही प्रश्न आता है, उसका नाम है 16 वन। कौन सा वन है? 16, 16 या 16, 16 या 16, एक ही प्रश्न है, बस खाली एक क्वेश्चन है। अच्छा दक्षिण भारत कौन से कटिबंध में है? उष्ण में, एक शीतोष्ण में, उष्ण में ना, लेकिन 16 जो वन है वो शीतोष्ण है। 16 वन कैसे है? शीतोष्ण।
क्यों है उस पर भी चलेंगे, उसका कारण समझेंगे, ठीक है ना। लेकिन हिमालय में चलते हैं, तो भाई जब हिमालय में चलना शुरू होते हो तो हिमालय में तो बारिश अच्छी खासी होती है भाई। हिमालय में बारिश होती है ना, नहीं होती क्या? होती है बारिश हिमालय में। कहाँ होती है बारिश? शिवालिक में होती है, मिडिल में होती है, महान हिमालय में भी होती है, तो बारिश तो होती है। तो 1000 मीटर की ऊंचाई तक, कितने मीटर ऊंचाई तक? 1000 मीटर की ऊंचाई तक सामान्य पेड़ मिलते हैं जिनको कहते हैं आर्द्र पर्णपाती। कौन से वन है? आर्द्र पर्णपाती। 1000 मीटर में 1000 की मीटर की ऊंचाई तक आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। किसमें? तो ये पाए जाते हैं, देखो अब मैं इसको क्या कहूँ बताओ, ये बच नहीं नहीं क्यों, अरे मत कर अनब्लॉक मत कर इसको, अब ये अनब्लॉक नहीं होगा। अब ये कैसा मास्टर है, घटिया पढ़ा रहा है, पता है। एक बात बताऊं, ये बात कहने के लिए भी ना बहुत बढ़िया बच्चा होना पड़ता है ना। अच्छा ठीक है, बताऊं, हाँ हो सकता है पल्ले पड़ नहीं रहा हो, कुछ भी हवा नहीं लग रही होगी। नालायक औलाद सदा बाप को और दादा को ही दोष देती है। नालायक संतान, आप देख लो पहले कभी भी, जो बच्चा कामयाब नहीं होगा तो वो सदा कहेगा मेरा बाप ऐसा था, मेरे बाप ने मुझे पढ़ाया नहीं, मुझे फीस नहीं दी, घर में लड़ाई करता था, दारू पी के आता था। अरे तो तुझे थोड़ी कुछ कह रहा है, तू तो पढ़ ले कम से कम। बाप क्या करेगा, तेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है करने की। वो सदा बाप को या दादा को दोष देगा। नालायक बच्चा। लायक बच्चा होगा, योग्य बालक होगा, वो कुछ भी करेगा, स्ट्रगल करेगा, मेहनत करेगा, कामयाब हो जाएगा और पीछे की जितनी भी समस्या है ना सबको ढक देगा। समझे नहीं समझे? और वो आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि वो ये सोचेगा, लायक बच्चा होगा वो ये बात समझेगा कि आज मैं अपने बाप को दोष दे रहा हूँ, कल मेरा बच्चा मुझे दोष ना दे कि मेरा बाप ऐसा था। समझे नहीं समझे? तो नालायक बच्चे होते हैं वो मास्टर में ऐसी कमियां निकालते हैं, है ना। आना जाना कुछ है नहीं, करना कुछ है नहीं, मास्टर को गाली निकाल लो। और ऐसे बच्चे फ्रस्ट्रेट होते हैं, अब पेपर आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मास्टर को गाली दो। कोचिंग वाले को अभी ये तो अच्छी बात है, अभी थोड़ी में खान सर को गाली देना शुरू कर देंगे। मजाक नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी कर लो भले, कुछ भी करो, जान दे दो, खून निकालो हमारे नसों से, ठीक है ना। फिर भी गालियाँ निकालोगे, कुछ नहीं निकालेंगे, बाकी निकालेंगे। बैच पहले शुरू क्यों नहीं किया, 1 महीने पहले, घर पे छुट्टी क्यों कर दी, इलेक्शन पे 6 तारीख को एक्स्ट्रा पढ़ लेते, 25 कमियां निकाल देते हैं। बताओ लाइक बच्चा होगा वो आराम से पढ़ेगा ना, चीज़ों को समझेगा। ये बात मैं बार बार कह चुका हूँ कि मैं ये पीपीटी से पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि भाई मेरी भी मजबूरी में क्या करूँ बताओ। समझे नहीं समझे? क्योंकि मैंने पिछली बार 80 घंटा पढ़ाया था, 80 घंटा पढ़ लो, पढ़ा देता हूँ। 80 घंटा ये पढ़ाऊँ, 40 घंटा वर्ड जो पढ़ाऊँ 120 घंटा है, जो कोई चलेगा पेपर तक, बाकी फिर मत कहो, है कि नहीं। तो ये एक प्रकार से क्रैश। कितनी फीस लगी तुम्हारी? 500 फीस लगी ना, 1000। और अब ऐसा कर, और ऑनलाइन कितना है? 100 रुपया। 100 रुपए में ये इतना बच्चे बोलते हैं, ये 200 मान लो। ये सारी कमी केवल एक ही व्यक्ति की है, और सारी कमी किसमें? खान सर की कमी है। खान सर ने सोचा यार गरीब बच्चे पैसा नहीं दे पाएंगे, फीस कर दी सर ने कम, कोई बात नहीं है। अगर ये फीस सर रख देते ना 20,000 रुपया, तो पूरे भारत में कोई फीस कम नहीं करता। और कोर्स भी करे होते दरों के 20,000 ऑनलाइन के, 10,000 15,000, और उसमें वही बच्चा आता जिसको सच में पेपर देना है। केवल सीरियस बच्चे आते। आपको क्या लगता है कि फीस कम करने से कोई फायदा हो गया? कितना मोटा नुकसान घाटा खाया है, बहुत मोटा। अभी अगर फीस 10-15,000 रखते हैं ना खान सर, तो पता है कितने कोचिंग वाली फीस कम नहीं करते। जब जिस समय ये लगा था ना लॉकडाउन, मुझे ध्यान है कि राजस्थान के कितने कोचिंग संस्थान है जिन्होंने फीस ना 12,000 फीस ली थी, ऑफलाइन के बराबर फीस। और पता क्या कहते थे? वो कहते थे कि बच्चे का इसमें तो फीस लग रही है, रहने खाने का पैसा बची जा रहा है, 12,000 फीस लेती, सारी गड़बड़ खान सर ने कर दी। नहीं तो अगर लेते ना फीस 15-15,000, ये बच्चे इतने बोलते ही नहीं, कमेंट आते नहीं इतना। समझे नहीं समझे? और दूसरी बात ना, पता है मैं, सुनो मैं तो कुछ कह थोड़ी रहा हूँ, अपने लिए कह रहे हैं, डंके की चोट पर कह रहे हैं। 12 क्लास बीपीएससी में 12 क्लास पढ़ाए थे, देख लो निकाल कर खोल कर, 9 क्वेश्चन पड़े हुए हैं। 9 क्वेश्चन 12 क्लास में, 14 क्वेश्चन आते हैं, 12 क्लास में 9 आ गए। अपने जो नोट्स मार्केट में खूब आए ना, उनसे सारे 100% क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन आज तक कभी क्लास में जाकर ये नहीं कहा है कि मैं गारंटी देता हूं कि अपने सारे क्वेश्चन आएंगे। कभी अगर मैंने कोई ऑन द कोड बोलता हूं ये बात, कोई है तो मुझे दिखा दो लोग। मैं हमेशा ही कहता हूं कि भाई 80% की गारंटी है, 80% क्वेश्चन क्लास में से आएंगे। 10 क्वेश्चन आते हैं तो 7-8 क्वेश्चन आपको क्लास में आराम से मिल जाएंगे। और जबकि ऐसा होता है कि 10 के 10 मिलते हैं। 100% एफिशिएंसी के साथ पढ़ाता हूं मैं जानता हूं। मैं ब्लॉक कर दिया इन सबको फालतू बच्चों को, ध्यान दो एक बार। 1000 मीटर तक तो कौन से पाए जाते हैं? 1000 तक पाए जाते हैं आर्द्र पर्णपात। 1000 से ऊपर 3 कैटेगरी आप बना दो। एक 1000 मीटर चलो, फिर 1000 मीटर के बाद 2000, फिर 2000 के बाद 3000, और 3 के बाद 4000। 4000 से ऊपर तो आप भूल जाओ, पेड़ मिलेगा ही नहीं। 4000 से ऊपर मिलेगा लाइकेन, मतलब एक प्रकार शैवाल देखा है, पानी की टंकी ऊपर देखा, पानी की टंकी होती है, शैवाल जम जाता है, उस प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं 4000 मीटर से ऊपर। और फिर एक सीमा के बाद में बर्फ, खाली बर्फ मिलती है 5000 मीटर के आसपास, देखो पूरा बर्फ ही बर्फ, व्हाइट। एक तो 4000 मीटर से ऊपर तो क्या मिलेगा आपका? ये मॉस, लाइकेन, ये सब मिलेगा, मतलब बारीक बारीक घास के जैसे मिलती है, ठीक है ना। दूसरी बात पर चलते हैं, दूसरी चीज पर चलोगे बच्चा। दूसरी बात 1000 तक हो गया और 4000 तक हो गया। 4000 से ऊपर मिलेंगे मॉस, लाइकेन, 1000 तक मिलेंगे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती, ठीक है ना। अब सुनो आप दूसरी बात पर चलते हैं। दूसरी बात पर कि 1000 से और 2000, कितना? 1000 से 2000, 1000 से 2000, इस कैटेगरी में जब आप चलोगे, इस कैटेगरी में चलोगे, अच्छा 1000 से 2000 तो वन मिलते हैं, उनको बोलते हैं आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन। कौन से मिलते हैं? आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन। लेकिन इस 1000 से 2000 के बीच ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, इसकी जब आप बात करोगे, ये वाला भाग, तो ये ऊंचाई है 1500 से लेकर 1750। 1500 से लेकर कितना है? 1750। 1500 से लेकर 1750, 1500 से लेकर 1750, ये वाली। इस बीच में आप देखोगे तो सबसे ज्यादा चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। ये लाइन लिख रखी है एनसीईआरटी क्लास 11 के अंदर, ठीक है ना। 1500 से लेकर के मैं अरे 1750 को 1750 ही कहते हैं। हाँ तो ठीक है, सही तो है दादा, वही तो है, वो क्या है। अच्छा मैं 1750 बोल गया था इसलिए ना, चलो तो 1750 है भाई, 1750 नहीं है। देखो तो 1500 से और 1750, ये एनसीईआरटी की किताब की डिट्टो लाइन है, डिट्टो। इस लाइन को याद रखना। हिमालय क्षेत्र के किस ऊंचाई पर चीड़ के वन सबसे अधिक पाए जाते हैं? वो सिंपल ऐसे प्रश्न पूछेगा, तो वो है 1500 से लेकर के नहीं 1750, ठीक है ना, 1750 इस बीच मिलेंगे। अब इसके बाद चलो देखो 2000 से कितना? चलो 3000, 2000 से 3000। आप याद करो हिमालय से पढ़ाया था, तो आपको हिमालय पढ़ाते समय इतनी रात को भी ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं। यस, ऑफलाइन के बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, तुम्हें नहीं पता है क्या करके बैठे हैं, क्या करके बैठे हो ना, सच में बहुत पढ़ते हैं। ऑनलाइन मुझे ऑनलाइन वाले बच्चों से बहुत वो होती है मुझे, है ना। ऑफलाइन के बच्चे आते हैं बेचारे, खाना वाना पता नहीं क्या क्या और कितनी सारी चीजें हैं, पढ़ना क्लास में बैठकर। गुड, नहीं तुम तो ऑफलाइन बच्चों का तुम जरूर सफल होगे 100%, है ना। तो ये पक्का है ना। आगे सुनो, अगली बात पर चलो। आपको मैंने पढ़ाया था, याद करो, मध्य हिमालय के मध्य ढाल बताए थे। मध्य हिमालय के मध्य हिमालय के मध्य ढालों के ऊपर बताया था घास के मैदान, घास के बताए मैदान, जिनको आपने कहा था मर्ग कहा था, और एक को आपने बुग्याल या तैयार कहा था ना। तो हिमालय के अंदर 2000 से और 3000, 2000 से 3000,
शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान मिलते हैं, जिनको कश्मीर में कहा जाता है मर्ग और जिनको इधर उत्तराखंड की तरफ कहा जाता है बुग्याल या प्यार, बुग्याल या प्यार, ठीक है ना। तो डेडिकेशन से तुम भी पढ़ रहे हैं, हाँ भाई तुम भी पढ़ो, बहुत अच्छी बात है। देखो शीतोष्ण घास के मैदान है और इनको हम क्या कहते हैं, बुग्याल या प्यार कहते हैं। इनके अंदर ना देखो एक बात ध्यान रखना, ये भी एनसीईआरटी का डेटा है, ये एनसीईआरटी का डेटा है, इंपॉर्टेंट लाइन है दोनों। आप अगर इस ऊंचाई पर जाओ हिमालय पर, तो हिमालय पर इस ऊंचाई पर आप जब देखोगे तो आप ध्यान रखना कि 2225 से और 3048 इसके बीच में ब्लू पाइन और किसकी प्रधानता में, स्प्रूस, ब्लू पाइन और स्प्रूस। और आप जब जाओगे 3000 से ऊपर, किस पर जाओगे 3000 से ऊपर, तो सिल्वर फर, जूनिफर, बर्च, स्प्रूस, पाइन और रोडोडेंड्रॉन के वृक्ष पाए जाते हैं। ये तमाम वनस्पति मिलती है 3000 से और 4000। 4000 से ऊपर कुछ नहीं मिलेगा, घास जैसे मिलेगा, सभी जगह पर मिलेंगे, लगभग कॉमन पाए जाते हैं। कॉमन वृक्ष देवदार के वृक्ष, कॉमन वृक्ष से लगभग सभी जगह पर देवदार के वृक्ष पाए जाएंगे, ठीक है ना। चलो अगली बात पर चलते हैं, ये हो गया। सिर्फ 1 मिनट टाइम दो, 1 मिनट बस, खाली 1 से 2 मिनट। अरे 1 से 2 मिनट में अपने दक्षिण भारत के वन पढ़ा देते हैं, बस 2 ही लाइन है उसमें, बस यही तो है। सुनो भाई सुनो, क्या सुनो यार, तुम एक बच्चा बोल रहा है, तुम सुन लिया करो। अरे तो घास के मैदान पता है किसमें नहीं है, नोट्स में नहीं है, ऐसे कैसे होगा, है दादा, है यार, ला इधर ला, कहाँ है, हाँ ये कहाँ पर है, मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ वो लिख ले तो उसमें देखे, हाँ तो लिख ले, अच्छा हाँ ये लिख रखा है बावड़ा, अच्छा लिखा है, अच्छा लिख ले, लिख ले, लिख ले, रोड़ा क्यों कर रहा है, लिख ले, लिख ले, बैठ बैठ बैठ, देख लिया, देख देख भाई, लिख ले, लिख ले, लिख ले इसको, देख ये लास्ट इसको सुनो, फिर चलते हैं ना, मैं भी थक गया हूँ, अभी मेरी क्लास और है, एक क्लास अभी 9 बजे और मेरी है। देखो सुनो, अब अपने दक्षिण भारत में चले जाते हैं। दक्षिण भारत में जब आप जाओगे तो दक्षिण भारत के अंदर जो वन नीलगिरी है, आपका पालनी है, आपका उधर एक अनामलाई है, ये जो आपकी पहाड़ियां हैं, तो इन पहाड़ियों के अंदर दक्षिण भारत की पहाड़ियों में 1500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर, 1500 से ज्यादा, अब वो कटिबंध उष्ण है, कटिबंध भले ही उष्ण है, परंतु कटिबंध उष्ण होने के बावजूद भी 1500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर, 1500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर उष्ण कटिबंध होने के बावजूद भी शीतोष्ण कटिबंध की जलवायु दशाएं पाई जाती है। और इस शीतोष्ण कटिबंध जलवायु दशाओं, अरे बताया था आपको कि ऊंचाई पर चलने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस गिरता है 165 मीटर पर, तो एक 1500 मीटर ऊंचाई पर जाओगे आप तो तापमान 7-8-10 डिग्री के आसपास गिर जाता है। और ये कारण है 10-12 डिग्री तापमान गिरने के कारण उष्ण कटिबंधीय जलवायु ना मिलकर कैसी हो जाएगी वहां पर, शीतोष्ण जैसी। इसलिए आप देखोगे कि 1500 मीटर दक्षिण भारत में 1500 से अधिक मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाले वनों को 16 वन कहते हैं। कौन से कहते हैं, 16 वन कहते हैं, ठीक है ना। इसमें मुख्य वनस्पति कौन सी है, मैग्नोलिया, लॉयल, वेटल और सिनकोना। सिनकोना से बनती है कुनैन, मलेरिया, और एक वृक्ष मिलता है रुद्राक्ष, हिमालय में पाया जाता है और दक्षिण पहाड़ियों में प्राप्त होता है रुद्राक्ष का वृक्ष, ठीक है ना। तो अब कौन कौन से टॉपिक रह गए अपने, मिट्टी बच गया, परिवहन है ना, खनिज। चलो 3 दिन में इंडियन ज्योग्राफी पूरा कर देंगे, जाओ।